दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल, एपिसोड 28, पनिशमेंट इज ओवर बेबी। सारू, बच्चा। ये सब सुनकर कायरव जल भूनकर राख हो रहा था। क्या कहा सारू? कौन लगता है वो तेरा जो तुझे सारू बुला रहा है, बच्चा बुला रहा है? कहते हुए कायरव सारा के छिल चुके कंधे पर सिगरेट रगड़ते हुए उसका जबड़ा दबाने के बाद बोला, आज की रात तेरे लिए बहुत बुरी साबित होगी जली। तभी कायरव कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की सांसें थम जाती है और आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। अब आगे, खिड़की से आती ठंडी हवा अपने खुले जिस्म पर महसूस कर सारा कांप उठी। सारा के हाथ जो अपने बदन को ढकने के लिए आगे बढ़े थे, कायरव जल्दी से सिगरेट फेंक उन्हें जकड़ते हुए चिल्लाया, डोंट यू डरे जली। सारा उसकी डरावनी आवाज सुन सहमते हुए रोने लगी। कायरव के सामने बिना किसी पर्दे के ठहरना सारा को बहुत बुरा महसूस कराता है। क्यों ये पागल आदमी उसके पीछे पड़ा है, जबकि उस काली रात के बाद सारा कायरव की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। एक बार फिर सारा अपनी मर्जी के बिना कायरव की बाहों में झटपटा रही थी। वही कायरव गुस्से से उबल रहा था, बता क्या लगता है वो तेरा जो तुझे बच्चा कह के बुलाता है, तेरे करीब आता है? क्यों वो मीना कॉलेज में तुझसे इतना चिपक रहा था, बता। सारा कांप उठी कायरव की भयानक आवाज सुन। हाँ हारू, हमारे दोस्त। सारा अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले कायरव उसका चेहरा अपनी उंगलियों में दबोचते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम अपनी जुबान पर लाने की? सारा कांप उठी, सर, सॉरी सर, इसने आज तक मेरा नाम तो कभी नहीं लिया और उस लड़के को नाम से बुलाती है। तेरे मुंह से सिर्फ मेरा ही नाम निकलना चाहिए। से माई नेम जेली, से डैम इट। सारा तकिए में मुंह धंसाते हुए बोली, एम मिस्टर पार्क, उद्धरण चिन्ह। कायरव चिल्लाया, डैम इट, तू इतनी भोली है या नाटक करती है? इस देश में हर एक लड़की मेरा नाम जानती है, मुझे पाना चाहती है। खिड़की खुली थी, ऊपर से सारा के ऊपरी बदन पर कुछ न होने की वजह से खुद में सिमट रही थी। कायरव के सामने इस हालत में रहना उसे हजार मौत मार रहा था। दूसरी सिगरेट जलाते हुए कायरव सारा के कंधे पर मसलते हुए बोला, कायरव बोल जली, मेरा नाम ले। कायरव की काली आंखें सारा की आंसुओं से सनी आंखों से मिलती है। सारा दर्द में सिसकते हुए बोली, कायरव जी। क्या इसने मुझे कायरव जी कहा? कायरव के मन में लड्डू फूटने लगे थे। तभी उसे याद आया, सारा तो उस हरून नाम के लड़के को हारू बुलाती है, तो फिर उसे कायरव क्यों? हारू और सारा की सारी इंफॉर्मेशन कायरव के पास मौजूद थी, इस वजह से वो हारू का नाम जानता है। सारा के लेफ्ट साइड के मुलायम बदन को दबाते हुए कायरव बोला, जली मुझे एक निकनेम दो, कॉल मी काय। कायरव की पकड़ बेहद मजबूत थी जिससे सारा को दर्द हो रहा था। सारा सिसकते हुए कराहट के साथ बोली, आह काय। कायरव खुश होते हुए अपने होंठ सारा नेक में धंसा बेहद फोर्स के साथ चूमने लगा। साथ ही उसके हाथ सारा के नाजुक बदन को बेदर्दी से मसल रहे थे। मुझे इसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक जरूरत की चीज है। तो मुझे तकलीफ क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है जली को दूसरे लड़कों के साथ देखकर? कायरव ये सब सोच बेहद जोर से दबाव बनाता है, जैसे सारा के जिस्म को निचोड़कर ही दम लेगा, उनकी जान ले लेगा। सारा सिसकते हुए अपना मुंह तकिए में धंसा लेती है। कायरव की सख्त बॉडी अपने बदन से टच होता महसूस कर उसे बेहद घायल महसूस हो रही थी। सारा की आह सिस्क सुन कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए नीचे अपने होंठ टिकाते हुए बोला, जेली यू आर सो पिंक, वेरी डेलिकेट, जस्ट लाइक जेली। आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय योर डेलिकेट बॉडी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सारा कोई जवाब नहीं देती, जो देख कायरव उसके कोमल बदन के सेंसिटिव एरिया को बेरहमी से मसल देता है। आह मम्मा। कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेबी मम्मा नहीं, सिर्फ काय। तेरे होंठों से निकलने वाले नाम पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कह वो सारा के मक्खन जैसे पेट को अपने हाथ से दबाते हुए सारा के सॉफ्ट बदन को दबाते हुए काटने लगा। 2 साल पहले सारा छोटी थी, उसका शरीर छोटा था जो कायरव के हाथों में नहीं समाया, मगर आज कायरव की पकड़ सारा को बेहद दर्द दे रही थी। वहीं दूसरी ओर अयोमी को होश में आता देख वंचित खुश होते हुए उसे पानी पिलाता है। अयोमी किसी जिंदा लाश की तरह बैठी थी, आखिर क्यों बात करे वो वंचित से? उन हैवानों में से एक था वो। वंचित अयोमी को चेहरे को थामने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अयोमी गर्दन घुमाते हुए बोली, लीव मी अलोन। वंचित, उस रूम के खून, उसके बच्चे के लिए इतनी नाराजगी? बता अयोमी, उसका छूना पसंद आता था तुझे, जो उसकी निशानी के लिए मुझे इग्नोर कर। उद्धरण चिन्ह। चटाक। अयोमी अपने कांपते हाथ को देखते हुए बोली, क्यों तुम्हें दुख हो रहा है? ओ तो मुझे तुम्हारे, सॉरी तुम्हारे या उस रावीन के बच्चे के लिए रोना चाहिए। वंचित को रोता देख अयोमी उसका कॉलर पकड़ते हुए, मेरा वीडियो है वंचित, नहीं होगा तो बना लो, तब तुम्हारी मर्दानगी साबित होगी ना।
इतना कहते हुए अयुमी अपनी ड्रेस फेंकते हुए बेड पर लेट गई। वंचित कुछ समझ नहीं पाता, वो रोते हुए अयुमी को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोला, नहीं अयुमी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, माफ कर दे अपने वंचित को। अयुमी, तुम कभी मेरे थे ही नहीं वंचित। फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए, इस बार तो दोस्ती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रेडी हूँ, 1 मिनट, कहीं तुम्हारे और दोस्त तो नहीं आ रहे? मुझे पहले बताते ना, वैसे कितनी कीमत लगी है मेरी। चटाक, अयुमी अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम बदहवास सी रोने लगी। जिस लड़के पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसकी मासूमियत छीनने के प्लान का मास्टरमाइंड तो वही निकला। रूम ने वंचित के सामने जिस दिन अयुमी को नोचा, तब से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। अयुमी अपने सवालों के जवाब चाहती थी। वंचित रोते हुए अयुमी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, खबरदार जो खुद को बजारू बोला। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू यूमी। ये शब्द सुन अयुमी के सामने 4 साल पहले की रात याद आ गई, जब दृश्य ने उसे प्रोपोज किया था। दृश्य, मेरे दृश्य कहाँ है? अयुमी का गाउन जमीन पर गिरा था। उसे आधे कपड़े में बाहर जाता देख वंचित चिल्लाया, बाहर सर्वेंट है। मगर अयुमी बस दृश्य और सारू नाम की रट लगाए बाहर निकलने वाली थी। अयुमी को बेड पर फेंकने के बाद वंचित चिल्लाया, चुप, कौन है ये दृश्य और सारू? वंचित का गुस्सा बढ़ चुका था, आखिर अयुमी कैसे इस हालत में रूम से जा सकती है? अयुमी पैनिक करते हुए, हमारे दृश्य हमारे होने वाले पति है, हमें ले चलो उनके पास। और हमारी सारू कितनी बड़ी हो गई होगी। जो सुन वंचित की सांसें थम गई थी। दृश्य राजावत एक्स मिलिट्री ऑफिसर की फियांसी जिसे हम सब मिलना चाहते थे, वो अयुमी है। वंचित को शौक लगा ये जानकर, क्या तुम उसकी फियांसी थी अयुमी, बोलो। वंचित परेशान होते हुए पूछता है। अयुमी रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाने के बाद रूम से भागने वाली थी। वंचित को अपना हाथ पकड़े देख वो झटपटाने लगी। उसे इतना पैनिक करता देख वंचित बोला, दृश्य राजावत की मौत हुए 2 साल हो चुके हैं। जो सुन अयुमी की सांसें भारी हो गई और देखते ही देखते वो वंचित की बाहों में झूल गई। डॉक्टर को बुलाने से पहले वो अयुमी को कपड़े पहना देता है। डॉक्टर अयुमी को चेक कर रहे थे, वही वंचित सोच में चला गया। अयुमी उस दृश्य राजावत की होने वाली बीवी थी जिनकी हम तीनों रिस्पेक्ट करते थे। ये सब तेरी वजह से हुआ रावीन। रूम का रूम, अयुमी की फोटो को चूमते हुए रूम अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हुए एक ही मेल देखकर जल्दी से पहले से कंपनी के लिए निकल गए। वॉशिंगटन डी.सी. विहान होटल के 68 फ्लोर पर अपने रूम में बनी बड़ी सी ग्लास विंडो से चांद को देखते हुए ब्लूबेरी की हेयर क्लिप को चूमते हुए बोला, मुझे लगा तुम मेरी तड़प हो, एक चाहत हो, पर मैं समझ चुका हूँ ब्लूबेरी, तुम मेरा प्यार हो, मेरा गुरूर हो। उस रात तुम्हारी नीली आंखें देख मेरे दिल में हलचल हुई थी। जिस विहान रायजादा ने किसी लड़की को देखा तक नहीं, उसने तुझे बाहों में भर के बेहिसाब प्यार किया, शायद इसकी वजह प्यार हो। तुम वापस मिल जाओ मेरी जान, आई लव यू ब्लूबेरी। विहान समझ चुका था जिस ब्लूबेरी को वो अपनी चाहत समझ रहा था, वो चाहत ना होकर उसकी जिंदगी बन चुकी है। कुछ सोच विहान अपने लैपटॉप पर अपनी पैंथर आइड ओपन करते हुए अंडरवर्ल्ड में नीली आंखों वाली लड़की को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढने का मैसेज भेजता है। विहान रायजादा ही पैंथर है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ जुनत, एलेक्स और नरुत के अलावा शायद रूम और रिक्षित को पता है। विहान को वीक पैंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसने विहान के रास्ते में आने की कोशिश की तो विहान उसे तबाह कर देगा। तुझे क्या लगा पैंडर, तू लूसीफर के साथ अपनी डील फाइनल करके हमारी जगह हड़प लेगा? विहान इस वक्त बेहद खुखार दिख रहा था, उसकी वो टेढ़ी मुस्कान काफी थी किसी का दिल दहलाने के लिए। विहान जानता है पैंडर ने जरूर किसी मकसद से मिस्टर पार्क को केस में उलझाया, मगर उसे पैंडर की जान लेने का मन कर रहा था। उस दिन अगर पैंडर वो चाल नहीं चलता तो विहान को ब्लूबेरी से जुड़ा हुआ एक सबूत मिल जाता। उसके अब 2 मकसद थे, ब्लूबेरी को हासिल करना और पैंडर की मौत। एलेक्स का रूम, एलेक्स और संचित दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर संचित तो उसकी फोटो पोस्ट करने वाली लड़की जीनी की पिंकी वे और उसका टच याद करके पागल हो रहा था। साथ ही उसका मन कर रहा था जीनी को जान से मार दे। वही एलेक्स को बार बार जीनी का खुद के बदन को छूना याद करके गर्मी महसूस हो रही थी। एलेक्स की भारी सांसों की आवाज सुन संचित उसे अजीब मुंह बनाते बोला, मत कहना तुझे अजीब थॉट आ रहे हैं। मैं स्ट्रेट हुए भाई। एलेक्स गुर्राया, शट अप, मैं मेरी जीनी को याद कर रहा हूँ, मेरा चैन छीन कर भाग गई। संचित हंसते हुए, इतना टूटने के बाद भी चैन नहीं मिला ब्रो तुझे? एलेक्स गुस्से में, मेरे डेमोन की कसम, जिस दिन वो लड़की मुझे मिलेगी जितना दर्द मेरी कमजोरी को हुआ, उसी तरह मैं उसकी कमजोरी को तबाह कर दूंगा। एलेक्स का गुस्से भरा चेहरा देख संचित को बिल्कुल डर नहीं लगता, बस वो एलेक्स को और परेशान नहीं करना चाहता था। आखिर उसकी नाक में भी तो एक लड़की ने दम करके रखा है। सारा का रूम, आधे घंटे बाद कायरव सारा के लेफ्ट साइड बदन को अपने मुंह से रिहा करते हुए पागलों की तरह उस जगह को घूरते हुए बोला, आई लाइक दिस रेडनेस बेबी। फिर उस सेंसिटिव एरिया को अपनी 2 उंगलियों से मसलते हुए बोला, तू तो पूरी पिंक है जली, कहीं यहां भी। कायरव के हाथों को नीचे महसूस कर सारा चिहुक उठी। उसकी कमर को एक परफेक्ट शेप में देख कायरव की डिजायर और बढ़ गई सारा के लिए।
वही सारा कांप रही थी कायरव की उंगलियां इतनी नाजुक जगह पर फील करके। उसकी सिस्त निकल गई। आह कायरव, योर वॉइस इज टू अडोरेबल बेब, आई वांना हियर दिस नॉइस ऑल नाइट। जो सुन सारा कुछ कहती इससे पहले कायरव तीसरी बार सिगरेट जलाते हुए सारा के पेट पर रखता है। सारा चीख पड़ी। उसके मुंह को दबाते हुए कायरव दहाड़ा, बोल किसी और लड़के के करीब जाएगी जली। उसकी आंखों में एक अलग जुनून था जिससे सारा बेहद डर चुकी थी। कायरव अपना हाथ हटाए तभी सारा कुछ बोलेगी ना। सारा कांप गई थी कायरव की सनक, उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर। सारा को कुछ बोलता देख कायरव उसके मुंह से हाथ हटाते हुए उस हाथ से वापस सारा के गुलाबी बदन को जकड़ लेता है। सारा रोते हुए कहा, कायरव जी हम किसी लड़के के करीब नहीं जाएंगे। आह हाँ, हमें छोड़ दीजिए दर्द। कायरव जलती हुई सिगरेट सारा के पेट से हटाकर फेंकते हुए बोला, दैट्स लाइक माई जेली, यू पनिशमेंट इज ओवर बेबी। सारा की जान में जान आई थी मगर कायरव की बात सुन वो अंदर तक कांप उठी। चल अब प्यार करते हैं। इतना कह कायरव सारा के होंठों पर हल्के से होंठ रगड़ते हुए नीचे बढ़ गया। कायरव को अपने राइट साइड के बदन को जकड़ता देख सारा डर गई। अगर इन्होंने वहां ज्यादा हरकतें की तो मेरी फेक स्किन निकल जाएगी। वो जानती है अगर कायरव को पता चला उसकी छुई मुई सारा है तो वो पक्का सारा को बहुत दर्द देगा। कायरव जो छोटे बच्चे की तरह सारा को टेस्ट करने में बिजी था, सारा के हाथ अपने चेहरे पर फील करके चेहरा उपकर वापस उस नाजुक जगह को मसल देता है। सारा रोते हुए, कायरव जी सर, सॉरी काय जी, हमें बहुत डर लग रहा है, दर्द भी हो रहा है। कायरव अपनी बेल्ट निकाल उससे सारा के हाथ बांधते हुए बोला, और मेरे दर्द मेरी तड़प का क्या, आज हम दोनों एक हो जाएंगे जली, मैं तुझे टूटकर प्यार करना चाहता हूँ। ये चांद हमारे एक होने का गवाह बनेगा। उद्धरण चिन्ह। सारा के गाल को काटते हुए कायरव बोला, उम्मीद करता हूं मैं वो पहला इंसान निकलूं जिसने तुझे प्यार किया है, वरना दूसरी सजा के लिए तैयार रहना। प्रोमिस करता हूं दूसरी सजा मौत से बदतर होगी। कायरव चाहता था सारा को प्यार करने वाला वो पहला इंसान हो। किसी और ने सारा को छुआ भी होगा तो वो उसकी छुअन मिटाने के लिए सारा की शुद्धि कराएगा। उससे भी काम नहीं हुआ तो जलाकर राख कर देगा। यही सब ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या मैं सच में इसे जला पाऊंगा? उसकी बात सुन सारा की सांसें मानो थम चुकी थी। वो पहले से बर्बाद हो चुकी थी। उसकी मासूमियत उसी रात छीन चुकी थी। सारा कुछ कह पाती इससे पहले कायरव उसके मुंह पर अपना रुमाल बांधते हुए बोला, मुझे तेरी दर्द भरी आवाजें सुननी थी, मगर तेरी मां जग जाएगी, इसलिए मजबूरी है जली। कायरव को कपड़े उतरता देख सारा ना में गर्दन हिलाते हुए कुछ बताना चाहती थी। वही कायरव को आज बस सारा को हासिल करना था। इतनी देर से सारा का गुलाबी नाजुक बदन देख वो अपना कंट्रोल गवा चुका था। कायरव को उसने उस रात भी ऐसे नहीं देखा था। वो जल्दी से करवट लेते हुए चांद को देखने लगी। कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए आखिरी कपड़ा हटाते हुए सारा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, जली आई वॉन्ट यू बैडली, आर यू एक्साइटेड फॉर आवर स्पेशल नाइट। सारा का बदन थर-थर कांप रहा था। उस रात की तरह वो खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कायरव की हैवानियत वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। सारा के जले हुए कंधे पर अपने होंठ रखते हुए कायरव बेहद प्यार से चूमने लगा। कायरव उसके पीठ पर होंठ घुमाते हुए अपने हाथ आगे लेकर सारा के बदन को जकड़ लेता है। सारा का चेहरा अपने और घुमाते हुए कायरव कुछ कहता इससे पहले सारा झटपटाने लगी, जो देख उसका सोया हुआ गुस्सा फिर से जाग गया। कायरव के हाथ नीचे पहुंच गए। सारा तड़प उठी उस दर्द की वजह से। क्या ये लड़की मेरे छूने से रिएक्ट कर रही है? अपनी उंगली पर कुछ गिला महसूस कर कायरव पहले बेहद खुश हुआ। उसकी जली उसकी टच से पिघल गई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? कायरव दोबारा वही हरकत करता है मगर सारा को इतना तड़पता देख कुछ गड़बड़ लगते है। अपना हाथ वापस लेकर खून देख कायरव समझ गया सारा शायद मंच पर है। सारा के मुंह से कपड़ा हटाते हुए कायरव ने कहा, जली ये कब से हुआ? सारा ने सिसकते हुए कहा, जी अभी थोड़ी देर पहले। वॉशरूम से निकल अपने हाथ पोंछने के बाद बेड पर चला गया। उसे सारा से बिल्कुल घिन नहीं आ रही थी, मगर सारा को अच्छे से छूने के लिए हाथ क्लीन होना जरूरी था। उसने सारा के मुंह पर बंधा अपना हैंडकरचीफ हटा दिया। कायरव अभी भी सारा को पीछे से अपनी बाहों में जकड़े हुए था। कायरव को अपने पैर के ऊपर महसूस कर सारा सहम गई। कायरव सारा के माथे को चूमते हुए, हम किसी और दिन ये स्पेशल मोमेंट बनाएंगे जली। अब जाकर कायरव की नजर सारा के बदन से हटकर उसके नाजुक चेहरे पर जाती है। घनी पलके, नाजुक सी नाक, कोरिया में रहने के बावजूद उसकी वो बड़ी आंखें जिन्हें कोई देखे तो उनमें खोने से खुद को रोक ना पाए। उसे सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ना जाने विहान, जुनत, नेट, कायरव बिजनेस डील के चलते कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिले होंगे मगर सारा सबसे अलग है। उसके जितनी खूबसूरत लड़की कायरव ने आज तक नहीं देखी। सारा को अपनी ओर पलटते हुए कायरव उसके माथे को चूमते हुए, तेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है जली। फिर नाक को चूमते हुए, योर नोज इज टू परफेक्ट जली। बारी बारी दोनों आंखों को चूमते हुए, इनसे ज्यादा सुंदर आंखें मैंने कभी नहीं देखी जली। योर आईज आर टू प्योर। सारा के दोनों गालों को चूमते हुए, क्या खाती है जली? कितने सॉफ्ट है तेरे चिक्स, मन करता है खा जाओ।
खा जाओ बेबी। इतना कह कायरव बहुत जोर से उसके दोनों गालों को काटने के बाद लीक करता है, जिससे ना चाहते हुए भी सारा के बदन में एक सिरहंसी दौड़ गई। फिर सारा के गुलाबी होठों पर उंगलियां घुमाते हुए, और तेरे होंठ था इनके जितने सॉफ्ट तो तेरे दोनों। आगे की बात कायरव सारा के कान में बोला। जो सुन उसने जल्दी से खुद को छिपाना चाहा मगर उसके हाथ कायरव की बेल्ट से बंधे थे। सारा के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कायरव बोला, मन करता है दिन रात मेरे होंठ तेरे इन गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों में फंसा कर रखूं। इतना कह कायरव के होंठ सारे के होठों से हल्का छू रहे थे। वो सारा के निचले होंठ को बाहर खींचते हुए सारा को पैशनेट किस करने वाला था, तभी सारा, सर हमें वॉशरूम जाना है। जो सुन कायरव उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके निचले होंठ को काटते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए पीछे हो गया। अगर सारा के मंथस नहीं आते तो कायरव आज उसे कच्चा चबा जाता। शायद मंथस की वजह से उसने सारा को वॉशरूम जाने दिया। सारा ब्लैंकेट से खुद को ढकते हुए वॉशरूम भाग गई। कायरव खुद से, पागल लड़की में तो ऑलरेडी सब देख चुका हूँ, देख क्या फील भी कर चुका हूँ। चांद को देखते हुए कायरव खिड़की के पास पहुंच नीचे देखता है जहां सिम्मी जी छिपते हुए कहीं पर जा रही थी। कायरव नजरअंदाज करता है मगर ना चाहते हुए भी उसे सारा की फिक्र हो रही थी। आखिर इतनी रात को उसकी मां कहाँ गई होगी। क्रमशः सारा की पैकिंग करते हुए जीनी उसके पेट पर क्या चोट लगी पूछती है तो सारा डर जाती है। जुनत से जो लड़की टकराई उसे जोर से धक्का देते हुए वो बोला, दो कौड़ी की बच्चा दूर रह। जो सुन सारा रोने लगी। एलेक्स जेनी को एक रूम में लाकर बेड पर पटकते हुए बोला, इट्स योर पनिशमेंट टाइम माई जीनी। कहाँ गई सिम्मी जी, क्यों इतने उलझ चुके हैं रूम, वंचित, रावीन और अयोमी के रिश्ते। क्या होगा आइलैंड पर, कौन है सारा का हमसफर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 29, बेशरम कायरव। सारा ब्लैंकेट से खुद को ढकते हुए वॉशरूम भाग गई। कायरव खुद से, पागल लड़की में तो ऑलरेडी सब देख चुका हूँ, देख क्या फील भी कर चुका हूँ। चांद को देखते हुए कायरव खिड़की के पास पहुंच नीचे देखता है जहां सिम्मी जी छिपते हुए कहीं पर जा रही थी। कायरव नजरअंदाज करता है मगर ना चाहते हुए भी उसे सारा की फिक्र हो रही थी। आखिर इतनी रात को उसकी मां कहाँ गई होगी। अब आगे। वॉशरूम में पहुंच सारा मिरर के सामने खड़े होकर ब्लैंकेट फेंकते हुए कांपते हाथों से अपने बदन को छूती है जहां कायरव की उंगलियों और दांतों के निशान बने थे। इसी इंसान ने 2 साल पहले उसकी आबरू के साथ खेला था और आज वापस उसे नोचने के लिए तैयार बैठा है। ऊपरी बदन को सहलाते हुए सारा कांप उठी। कायरव की उस रात दिखाई गई हैवानियत भूल पाना बेहद मुश्किल था सारा के लिए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। खड़े होने के लिए उसे वॉश बेसिन का सहारा लेना पड़ा। सारा खुद से कहती है, नहीं वो इंसान बहुत बुरे हैं, हमें उनका छूना बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। रोने की आवाज बाहर ना चली जाए इसलिए मुंह हाथों में छिपाते हुए सारा बेहिसाब दर्द के साथ रोने लगी। वही कायरव ऐसे है रूम में घूमते हुए हर एक चीज बारीकी से देखते हुए सोचता है, अच्छा तो जेली को पिंकी कलर पसंद है, उसके दोनों पार्ट इतने पिंक है तो लिटिल जेली भी बहुत पिंक होगी। ये सब सोचते हुए उसे गर्मी महसूस हो रही थी। 5 मिनट गुजरने के बाद भी सारा को वॉशरूम से बाहर निकलता ना देख कायरव दरवाजा पीटते हुए बोला, जेली बाहर आजा, इतनी देर क्यों, लगता है मुझे अंदर आना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अपने मुंह से एक शब्द ना निकालने वाला कायरव आज इतनी बातें कर रहा था। उसे भरोसा नहीं होता अपने आप पर। वापस खिड़की के पास पहुंच कायरव नीचे देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए, 5 दिन वेट कर लो फिर तुम्हारी और मेरी दोनों की तमन्ना पूरी होगी। सारा की कुछ टाइट पहनने की हिम्मत नहीं होती। कायरव का दिया हुआ दर्द काफी था, इसलिए एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर वो पैंट ढूंढने लगी। उसकी पैंट ब्लड स्टेन की वजह से खराब हो चुकी थी। सारा का रूम बहुत बड़ा है, मगर बैडलेग से क्लोजेट में जाने के लिए वॉशरूम से निकलना पड़ेगा। सारा धीरे से दरवाजा खोलते हुए पहले अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए कायरव को देखती है जो चांद को देख रहा था। सारा का मुंह बना ही था, तभी उसकी नजर कायरव पर पड़ी जो ऐसे ही खड़ा था बिना किसी कपड़े के। टॉवल भी बेड पर पड़ा था। है शिव, ये इंसान पागल है क्या, कितने बेशरम है। दरवाजा बंद करते हुए सारा गहरी सांसें लेते हुए बोली। ये वही था जिसे सारा उस रात देख नहीं पाई मगर इस हद तक महसूस किया था कि 2 महीने लगे थे उसे रिकवर होने में। दरवाजा बंद होने की आवाज सुन कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए वॉशरूम के पास पहुंच दरवाजा अंदर की ओर पुश करते हुए बोला, कम बेबी। सारा डर गई उसकी आवाज सुन। सोच ले अगर मैं आऊंगा तो तुझे बड़ी तकलीफ होगी। जो रहम मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले वो दर्द में बदलने में वक्त नहीं लगे। अपनी बात कहते हुए कायरव चुप होकर वापस विंडो के पास खड़ा होकर सारा का वेट करता है। यकीन था उसे सारा उसकी धमकी इग्नोर नहीं करेगी। सारा वॉशरूम से निकल बार बार टी शर्ट घुटनों तक खींचने की कोशिश कर रही थी। कायरव उसकी प्रेजेंस फील करके पीछे मुड़ा तो मुंह खुला रह गया और आंखें बड़ी हो गई। सारा नीचे झुककर टी शर्ट सही कर रही थी, जिस वजह से उसके परफेक्ट कर्व्स और क्लीवेज देख कायरव का गला सूखने लगा। क्या जेली मुझे सेड्यूस कर रही है? क्या ये चाहती है मैं सारी लिमिट्स क्रॉस करूं? सारा जब गर्दन ऊपर करती है, आहे, एक चीख के साथ सारा जमीन पर गिर गई।
कायरव को पहली बार अपने सामने देख सारा डर गई, उसका बदन कांप उठा। कायरव उसे खड़ा करते हुए मदहोश आवाज में बोला, हम तो मेरे जेली डर गई, या मेरी लिटिल जेली डर गई। सारा रोते हुए पीछे दीवार से टकरा गई और कायरव उसकी ओर बढ़ते हुए बेहद चिपक कर खड़ा हो गया। कायरव को अपनी खुली जांघों पर फील करके सारा सिसक उठी। वो भयानक रात उसे याद आने लगी। सारा की क्लीवेज देखने से ही कायरव हार्ड हो चुका था। खुद को सारा के जिस्म से रगड़ते हुए कायरव डार्क वॉइस में बोला, व्हाट हैपेंड जेली। फिर उसके कान को काटते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू बैडली, आहा, जस्ट वॉन्ट फील माई सेल्फ इनसाइड यू। सारा रोते हुए अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़कर सिसकने लगी। जो देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए सारा के कंधे से शर्ट हटाकर अपने दांत गड़ाने लगा। सिगरेट से छिला हुआ कंधा और दर्द से तड़प उठा और सारा की चीखें निकलने लगी। जो सुन कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो क्यों सारा का फायदा नहीं उठा रहा, उसके मंथस है तो। वजह साफ है, कायरव अपनी जेली के साथ पहली बार एंजॉय करना चाहता था। सारा इस कंडीशन में है जिससे वो कायरव को इरिटेट करेगी, बस यही वजह थी। बाकी सारा के दर्द से उसे कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी ओर जीनी को बेड पर फेंकते हुए एलेक्स दोनों के कपड़े बेरहमी से फाड़कर किसी जानवर की तरह उसके गले और सीने को काटते हुए अपने हाथों से दर्दनाक गुस्ताखी कर रहा था, जिससे जीनी की चीखें तेज हो गई। मगर एलेक्स नहीं रुका। जीनी के दोनों हाथ पैर बेड के चारों ओर बांधकर बिना देरी किए एलेक्स उसने समा गया। ये सब इतना जल्दी और दर्दनाक तरीके से हुआ कि जीनी की जान निकल गई। वही एलेक्स बिना जीनी की परवाह किए उसे बहुत दर्द दे रहा था। जीनी को मना करते देख एलेक्स को बेहद गुस्सा आया और उसने इस हद तक हैवानियत दिखाई जिससे जीनी चीखने लगी। अपनी आंखें खोल माथे से पसीना पोंछते हुए जीनी डरते हुए सोने की कोशिश करती है। आखिर उस हॉट डेविल का सपना कैसे आ सकता है उसे। वही संचित अचानक नींद से जागकर पसीना पोंछते हुए नीचे देखकर बोला, व्हाट द हिल। वो ब्यूटीफुल चुड़ैल कैसे मेरी जान को हाथों में जकड़कर मरोड़ रही थी। आह, मैं पागल हो जाऊंगा उस लड़की की वजह से। जीनी की हरकतें उसके सपने में बेहद अजीब थी। उसकी नजर एलेक्स पर पड़ती है, जो नींद में खुद को यहां वहां छूते हुए बार बार जीनी यस बेबी राइट देयर बोल रहा था। संचित खुद से, बाप रे, लगता है इसके सपने मेरे वाले से भी खतरनाक दिखते हैं। इतना सोच वो एलेक्स से बेहद दूर जाकर लेट गया। क्या पता रात में उसे जीनी समझकर बर्बाद कर दे। वो इस वक्त बेहद मासूम बच्चे की तरह बेड के दूसरे कोने पर पहुंच बेड क्राउन से टेक लगाकर अजीब मुंह बनाते हुए एलेक्स की हरकतें देखने लगा। वहीं दूसरी ओर रूम कंपनी पहुंचकर कुछ फाइल्स लेते हुए घर पहुंच सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले थे तभी, आओ बेटा बैठो ना, मैं रम्यक को बुलाता हूँ। मिस्टर पार्क एक बेहद हैंडसम लड़के को सोफे पर बैठने को बोलते हुए सीढ़ियों की ओर देखते हुए, रूम आओ, तुम्हारा दोस्त रावीन आया है। बस ये नाम सुनकर रूम का खून खौल उठा। वो पीछे पलटते हुए रावीन को देखता है। रावीन भी उसके बेहद गुस्से में घूरते हुए मिस्टर पार्क के पीछे लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर चला गया। रावीन को भी सीढ़ी से जाना था, आखिर उसकी अयुमी हमेशा सीढ़ी इस्तेमाल करना प्रेफर करती थी। रूम गुस्से में ऊपर पहुंच रावीन को काउच पर बैठ कॉफी पीते देख चिढ़ते हुए बोला, ओ तो आ गया मुंह उठाकर। रावीन गुस्से में रूम का कॉलर पकड़ते हुए, चैन नहीं मिला तुझे मेरी अयुमी को मारने के बाद। हाँ, दिल नहीं कांपता था तेरा कभी मेरी जान को जबरदस्ती हासिल करते हुए। बेहद दर्द था रावीन की आंखों और आवाज में। रूम जानता था रावीन की बात सही है, पर रावीन भी कोई दूध का धुला नहीं था। रावीन के दोनों हाथ बेहद गुस्से में पीछे हटाते हुए रूम बोला, जबरदस्ती। हाँ कि मैंने जबरदस्ती, मगर तू क्या करता था? बिना मेरी सनशाइन की मर्जी से उसके हॉस्टल रूम में घुसकर उसे मजबूर करता था घटिया बातें करने के लिए। जो सुन रावीन सुन पड़ गया। सही तो है, आखिर वंचित और रूम से भी बेहद डर उसे रावीन से लगता था। रावीन ने अयुमी को जीते जी नर्क के दर्शन कराए थे। रूम क्या हुआ, अब चुप क्यों है साले? मैंने कहा था शुनशीन मेरी गर्लफ्रेंड है। सब कुछ जानते हुए भी तू उसके साथ सोया। रूम को काउच पर धक्का देते हुए रावीन चिल्लाया, शर्त वंचित से लगाई थी, मगर तू वंचित से पहले अयुमी का रे पकड़ चुका था ना, मर्द है तू, उसकी मर्जी के बिना अंडस्को। रावीन कुछ कह पाता इससे पहले रूम उसके मुंह पर मुक्का जड़ते हुए बोला, जबरदस्ती। हाँ मैंने किया उसकी मर्जी के बिना उसे हासिल, और तूने क्या किया? तू भी मेरी तरह ही एक मीना है, समझा? क्या बोला, ना मर्द? हाँ। बेहद डरावनी हंसी हंसते हुए रूम आंखों में एक आग लिए बोला, उप्स, शायद मेरी सनशाइन प्रेग्नेंट थी तेरे या उस वंचित के बच्चे से, मगर अफसोस। रूम अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए दूसरी ओर मुड़कर अपने आंसू साफ करते हुए खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करता है, मगर खुद की 4 साल पहले की हरकत याद करके उसे ठंडा पसीना आने लगा। अपने गुस्से के चलते उसने अपनी सनशाइन, अपनी अयुमी के बच्चे को मार डाला। रावीन बेहद परेशान होते हुए रूम को अपनी ओर घुमाते हुए, बच्चा रूम मेरा और अयुमी का बच्चा कहाँ है? बता ना। रूम गुस्से में बोला, मार डाला उसे मैंने अपने इन हाथों से। जो सुन रावीन की आंखें छलक उठी। इन 4 सालों में अयुमी से दूरी ने उसे बेहद दर्द दिया था। 2 साल तक अयुमी रूम की कैद में थी, मगर रावीन उस तक पहुंच नहीं पाया था।
रावीन बिना कुछ बोले रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से पार्क पैलेस से निकल सड़क पर चलते हुए बेसहाब रोते हुए अयुमी अयुमी चिल्ला रहा था। उसके पीछे चल रहे गार्ड्स अपने बॉस का पागलपन देख कांप गए। उन्हें बेहद बुरा लगता है, रावी के लिए ऐसा नहीं था, वो बहुत अच्छा है। बस उसे अपनी जान के लिए तड़पता देख उन्हें बुरा लगता था। सड़क पर बैठ बहिसाद रोते हुए रावीन रोते हुए खुद से कहता है, अयोमी मेरी जान, तुम माँ बनने वाली थी और मैंने तुम्हें मेरे हैवान दोस्तों के बीच छोड़ दिया। अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए वही फर्श पर बैठ जोर जोर से रोते हुए सनशाइन सनशाइन चिल्लाने लगे। अच्छा ही उनका रूम साउंड प्रूफ है, वरना पूरा घर जमा हो जाता। वही वंचित भी एक रूम में जमीन पर बैठकर अपनी आंखों में बेहिसाब दर्द लिए रो रहा था। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, खुद की जान लेना चाहता था, खुद को बेहद तड़पाना चाहता था, मगर वो बीमार हुआ तो अयुमी का ख्याल कौन रखेगा, इतना सोच अयुमी की फोटो को चूमने के बाद बेहिसाब रोने लगा। सारा का रूम। आधे घंटे बाद कायरव सारा के दोनों बदन को देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी आंसुओं से सनी आंखों में देखते हुए बेड वापस लेफ्ट साइड इतनी जोर से काटता है जिससे सारा का खून रिसने लगा। उस खून को चूसते हुए कायरव बोला, हम दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी इज टू डिलिशियस जेली, आई लाइक टू डिस्ट्रॉय योर सॉफ्ट बॉडी। सारा से दूर होते हुए अपने कपड़े पहन कायरव बोला, कान खोलकर सुन ले, सिर्फ 4 दिन है तेरे पास, उसके बाद खुशी खुशी अपने आप को मुझे सौंप देना, नहीं तो तेरी माँ और वो दोस्त दोनों दुनिया से गायब होंगे। सारा किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। आधे घंटे से कायरव ने उसके लेफ्ट बदन को निचोड़ते हुए काटकर खून में लथपथ कर दिया था। उसे कोई जवाब न देता देख कायरव सारा के खुले जिस्म को देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए खून रिस रही जगह को मसलते हुए कहा, ए दर्द तुझे 5 दिनों तक मुझे भूलने नहीं देगा जली। सारा को ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक छोटी सी पैंट में देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए कायरव हस्की वॉइस में उसके कान में बोला, मुझे जल्द ही छोटी जेली से मिलना है बेबी, आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय माई लिटिल जेली। यू नो व्हाट, 3 साल पहले मैंने छुई मुई को इतना सेटिस्फाई किया कि उसकी मौत होनी रह गई थी। डोंट वरी, तुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सारा का बदन सुन्न हो गया उसकी बातें सुन, उस काली रात का जिक्र सुन, उसकी आंखें छलक उठी और दिल में एक बेहिसाब दर्द उमड़ आया। इतना कह उसके गले से नीचे राइट साइड काटते हुए कायरव एक आए विंक करते हुए सारा को वार्निंग वाला लुक देते हुए बोला, पराये लड़कों से दूर रहना, और मैंने तेरे मुंह से किसी आदमी का नाम सुना तो जबान काट के फेंक दूंगा। सारा खुद को समेट रोते हुए कायरव को देख रही थी। इतना दर्द था उसके गले के नीचे के उसकी हिम्मत नहीं होती ब्लैंकेट से कवर करने की। वही कायरव सारा के खून में लथपथ सोने को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर निकल गया। सारा के दर्द का कोई हिसाब नहीं था। वो सुनी आंखों से सीलिंग को घूरते हुए किसी सोच में गुम हो गई। वही कायरव एक कैफे से कार टर्न करते हुए सारा की मां को किसी आदमी के गले लगा देख चौंकते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जिस आदमी को उन्होंने गले लगाया था वो कोई और नहीं विहान के डैड और कायरव के छोटे पापा थे। इसकी मां कैसी औरत है, कैसे पराये मर्द के गले लगी है। कायरव सब इग्नोर करके सारा की चीखें याद करके टेढ़ा मुस्कुराते हुए सोचता है कितना प्यारी मौन करती है उसकी जली। सच में उसे प्यार करने में बेहद मजा आएगा। इतना सोच वो टेढ़ा मुस्कुराता है। सारा का दर्द उसके लिए मायने नहीं रखता, ये बात कायरव खुद को समझा रहा था। क्या करेगा कायरव सारा की ट्रिप वाली बात पता चलते ही? क्या करेगी जीनी एलेक्स की कैद से निकलने के लिए? क्या करेगा एलेक्स जीनी की वीडियो के साथ? क्या हुआ था अयुमी के साथ? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 30, आई हेट यू साइकोपैथ कायरव। वही कायरव एक कैफे से कार टर्न करते हुए सारा की मां को किसी आदमी के गले लगा देख चौंकते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जिस आदमी को उन्होंने गले लगाया था वो कोई और नहीं विहान के डैड और कायरव के छोटे पापा थे। इसकी मां कैसी औरत है, कैसे पराये मर्द के गले लगी है। कायरव सब इग्नोर करके सारा की चीखें याद करके टेढ़ा मुस्कुराते हुए सोचता है कितना प्यारी मौन करती है उसकी जली। सच में उसे प्यार करने में बेहद मजा आएगा। इतना सोच वो टेढ़ा मुस्कुराता है। सारा का दर्द उसके लिए मायने नहीं रखता, ये बात कायरव खुद को समझा रहा था। अब आगे कायरव के जाने बाद भी सारा वैसे ही लेटे हुए सीलिंग को अपनी बेजान आंखों से देख रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम है नहीं लेते। जिस्म में पनप रहे दर्द से ज्यादा दर्द उसके दिल और आत्मा को पहुंचा था। सारा धीरे से उठते हुए साइड लैंप ऑन करके अपने बदन को देख व्यंग भरी मुस्कान देते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। मैं एक वजह ढूंढती हूँ आपसे नफरत ना करने की, बदले में आप 100 वजह देते हैं आपसे नफरत करने की। सारा के मंथ्स आए हैं ये बात पता चलते हैं कायरव रुक गया। जिस वजह से सारा को थोड़ा सुकून मिला था, उसे लगा कायरव उतना भी बुरा नहीं है। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कायरव को सिर्फ आधा घंटा लगा। सारा का दिल कायरव की कई बातें याद करके कांप गया। उसकी वो बातें, जेली यू आर ओनली माइन, आई विल डिस्ट्रॉय योर डेलिकेसी एज सून एज पॉसिबल माई नीड। सार धीरे से बेड से उतरते हुए कमरे में मौजूद कायरव ने फेंकी हुई सिगरेट उठाते हुए आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देख कांप उठी। जगह जगह कायरव के दांतों और उंगलियों के निशान बने थे। गले के नीचे बाएं ओर से खून रिस रहा था। अपने जले हुए कंधे को छूने के बाद सारा सिसक लेते हुए बोली, हमें आपसे बहुत दूर जाना है कायरव जी।
इतना दूर कि आपकी परछाई भी हम तक पहुंच ना पाए। क्लोजेट से एक ढीली शर्ट पहनकर बाहर आते हुए बिस्तर देखती है जहां जगह जगह खून के धब्बे थे। बेडशीट चेंज करके सारा एक बार सिम्मी जी के रूम में जाने का सोचती है, मगर इतनी रात को उन्हें परेशान करना उसे अच्छा नहीं लगता। कायरव के जलाने से सारा के जिस्म पर घाव बन चुके थे जिन्हें छिपाने के लिए वो मलहम लगाते हुए सिस्त पड़ी। ना जाने रात के किस पहर उसे नींद आई होगी। कायरव की हरकतें, उसका छूना याद करके सारा की आंखें बेहिसाब दर्द के साथ बह रही थी। सारा ने सोचा था कायरव की छुअन मिटाने के लिए नहाएगी। क्या नहाने से सच में उसकी छुअन मिट जाएगी? नहीं, चोट उसके आत्मसम्मान को पहुंची थी। वैसे भी नहाने की वजह से घाव में दर्द होगा, इतना सोच सारा तकिए में मुंह धंसा सिसकने लगी। वही कायरव तो बहुत खुश था सारा के ऊपर अपना हक जताने के बाद। भले ही उनके बीच वो सब नहीं हुआ था, उनकी हदें टूटनी बाकी थी, मगर जो कुछ भी हुआ कायरव के लिए बेहद खास और अनोखा था। कायरव ठान लेता है सारा प्यार से नहीं मानी तो उसे जबरदस्ती अपने पास रखेगा। कायरव खुद से, ओ माय इनोसेंट लिटिल जेली यू आर सो सॉफ्ट। आयश। तभी उसे याद आता है आज उसने सारा को सिगरेट से जलाया, उसके नाजुक बदन को इतना दर्द दिया कि वहां से खून रिसने लगा था। सो वॉट, मैं अपनी जगह सही हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर लड़के के गले पड़ने की? फिर बेहद शैतानी मुस्कान देते हुए बोला, अब तू किसी को गले नहीं लगा पाएगी जेली। तेरा जिस्म उस काबिल नहीं रहा। उसने बड़ी ही बेरहमी से सारा के बदन को काटा था ताकि को किसी और लड़के के गले ना लगे, और गले मिलेगी भी तो गले से नीचे हो रहे दर्द से तड़प उठेगी। पैलेस पहुंच कायरव मिस्टर पार्क को गुस्से में बौखलाया देख इग्नोर करके जाने वाला था, तभी वो रूम ने वंचित को पिटते हुए भगा दिया और ना जाने बहुत सारी बातें बता रहे थे। अपने डेट को ऐसे छोटे बच्चों जैसे कंप्लेंट करता देख कायरव बोला, रूम ने जो कुछ भी किया सही किया होगा और सोच समझकर किया होगा। थोड़ी देर मिस्टर पार्क को घूरने के बाद सर्द आवाज में बोला, रूम के खिलाफ मुझे भड़काने की सोचना भी मत। अंडरस्टैंड? अपने खून को खुद से ज्यादा उस सौतेले खून की तरफदारी करता देख उनका खून खौल उठा। अगर वो पहले वाले मिस्टर पार्क होते, उनकी कंपनी बर्बाद ना हुई होती तो अच्छा सबक सिखाते सबको। मिस्टर पार्क बोले, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम, और मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं किया? कायरव ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे नहीं लगता आपको जरा भी अपनी डूबती हुई कंपनी से प्यार है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर पार्क को बेहद गुस्सा आया, जिसे कंट्रोल करते हुए वो आगे बोले, और तुम्हारे चाचू हान इस उम्र में अफेयर चला रहे हैं। वो एक औरत से शादी करने वाला है जिसकी एक बेटी है। कायरव चौंकते हुए, व्हाट? मिस्टर पार्क की सभी बातें सुनने के बाद वो शांति से बोला, इससे हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। उस औरत के मुंह पर पैसे फेंकिए और फिर भी ना माने तो उसकी बेटी को मेरे बॉडीगार्ड्स के हवाले कर देना। अपनी बच्ची की जिंदगी उजड़ी हुई देख बेचारी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। अरे पागल आदमी, आपकी सारा की बात कर रहे हो आप? फेयरफुल। कायरव की बात सुन वो टेढ़ा मुस्कुराते हैं, आखिरकार खून तो उनका ही है, इसलिए दरिंदगी उसकी रगों में दौड़ती है। फिर भी उन्हें पता लगाना था कायरव इतनी देर रात तक कहाँ था। बॉडीगार्ड ने बताया था, कायरव अपने विला और कंपनी दोनों जगह मौजूद नहीं है। कायरव उनके हाव भाव देखकर समझ गया ये चालू आदमी क्या सोच रहा है। कायरव अपने रूम में जाते हुए सोचता है, उसके पागल डेट जरूर कोई खुरापात सोचेंगे। वो पक्का पता लगाने की कोशिश करेंगे कायरव कहाँ गया था। कायरव खुद से, अनफॉर्चुनेटली आपका ही बेटा हूँ, इसलिए हमेशा आपसे 10 कदम आगे रहूंगा। कमरे में पहुंच कायरव अपने होठों पर उंगली घुमाते हुए सारा के दोनों सॉफ्ट बदन का टेस्ट याद करके मुस्कुराया। बेड पर लेटते हुए सारा का प्यारा चेहरा याद करके एक नेचुरल स्माइल उसके होठों पर तैर गई। What am I doing? She is just a need of mine on bed. Why am I thinking about her beauty? Wait, beauty? What nonsense. She is not beautiful, she is average. But her lips are so tasty, her body, her smile. ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो सिर्फ मेरी बिस्तर की जरूरत है। मैं क्यों उसकी ब्यूटी के बारे में सोच रहा हूँ? वेट, ब्यूटी? क्या नॉनसेंस है? वो बस ठीक ठाक है, मगर उसके होंठ बहुत मीठे हैं, उसका जिस्म, उसकी मुस्कान। इतना कहते हुए कायरव रुक गया। सारा तो कभी उसके सामने मुस्कुराई नहीं, वो तो सिर्फ उस लड़के की बाहों में मुस्कुराती है। मैंने देखा था जब उसने गले लगाया तो कितना मुस्कुरा रही थी। मुझमें क्या कांटे लगे हैं? कायरव अपने बाल खींचते हुए, मैं कायरव ओबरॉय कब से इतनी यूजलेस बातें करने लगा। वो सिर्फ मेरी बॉडी की नीड है, बाकी मेरा काम होते ही उसे डोरमैट की तरह फेंक दूंगा। कायरव ठान लेता है अब सीधा 5 दिन बाद सारा के जिस्म के साथ खेलेगा। तब तक उसके ख्याल तक दिमाग में आने नहीं देगा। वो सारा को बहुत दर्द देगा अपने दिमाग के साथ खेलने के लिए। इतना सोच वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए क्लोजेट में चला गया। उसकी स्माइल बिल्कुल किसी साइको की तरह थी। वॉशिंगटन डीसी, दोपहर का वक्त। विहान अपनी यूएसए की ब्रांच में मौजूद था। केबिन के बाहर एक 45 साल का आदमी भागते हुए आता है। बॉडीगार्ड से पूछने पर पता चला विहान अंदर है। विहान की परमिशन मिलते ही वो आदमी केबिन में दाखिल होते हुए अपनी गर्दन झुकाकर बोला, बॉस मैं लुसिफर के आदमी से मिला। उन्होंने कहा लुसिफर वी के साथ डील साइन करने वाला है।
विहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, विहान रायजादा से नहीं मिलना मगर PNRHER से जरूर मिलना चाहेगा। विहान की बात सुन सेक्रेटरी की बॉडी सुन पड़ गई। सेक्रेटरी ऑफ बॉस कहते हुए अपने डगमगाते कदमों से बाहर निकलते हुए बोला, भगवान बचाए अब लूसीफर तुझे। विहान रायजादा को तो तूने ऑफेंड कर दिया, मगर पैंथर से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। विहान कभी कभार अपनी पैंथर आइडेंटिटी के साथ दुश्मनों को सामने आते हुए उन्हें सरप्राइज देता था, मगर उनकी बुरी किस्मत सरप्राइज एंजॉय करने के लिए वो जिंदा नहीं बचते। अगली सुबह जीनी की घर पहुंच हारू चहकते हुए उसे आवाजें दे रहा था। जीनी कहाँ है तू, जल्दी नीचे आओ सिस्टर। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जीनी चिढ़ते हुए बोली, क्या है इतना चिल्ला क्यों रहा है। हारू उसे सोफे पर बैठाते हुए फ्री ट्रिप के पास दिखाते हुए बोला, यू कांट बिलीव सिसो, हमें जेजू आइलैंड पर फ्री घूमने की टिकट मिले है। जीनी चिढ़ते हुए, तो वहां का रेंट हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हारू ने जीनी को सब समझा दिया जैसे सभी खर्चा कंपनी उठाने वाली है। आखिर हारू ने कुछ दिन पहले कॉन्टेस्ट जीता था जिसकी विनिंग प्राइज में ट्रिप की टिकट मिलना जीनी को अजीब लगता है। वही एक आदमी पैंडर को मैसेज भेज देता है, काम हो गया है, प्लेन के मुताबिक सब आइलैंड पर पहुंच जाने चाहिए। सारा का घर। सारा को इतना मायूसी से बिना कोई बात करते हुए बैठा देख सिम्मी जी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ सारू, बता बेटा, कहीं तुझे सारांग और विवान की याद तो नहीं आ रही। आपने सही से पढ़ा होगा तो याद आएगा, मैंने पहले भी बताया था सिम्मी सारा की मां नहीं है। अनम्यूज्ड, क्या ही पता कौन इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। सिम्मी जी को रोता देख सारा उनके गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मा, बहुत याद आती है मोमडेड की। कभी कभी लगता है भगवान जी बहुत बुरे हैं, इतनी कम उम्र में उन्होंने मेरे माँ पापा को छीन लिया, पर जरूरी नहीं कुछ बुरा हुआ तो अच्छा भी नहीं होगा। सिम्मी जी के गालों को चूमते हुए सारा ने आगे कहा, सगी माँ नहीं है आप मेरी, मगर मम्मा जैसा प्यार करती हो आप मुझसे। आई लव यू मोम। सिम्मी जी उसे गले लगाते हुए बोली, खबरदार जो मुझे पराया बोला, तेरी सगी पड़ोस वाली सभी माँ सिर्फ मैं हूं, समझ आया। सारा को गले लगाते हुए सिम्मी जी खुद से, मेरी सारू तेरी बच्ची तू मुझे सौंप कर गई थी, मैंने कभी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, मगर मेरी बच्ची कैसे रिएक्ट करेगी मेरे अफेयर के बारे में जानकर पता नहीं। सारा को सिसकता देख सिम्मी जी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, सीने दर्द हो रहा है। सारा क्या बताए, ये सब उस शैतान की करतूत थी। हारू और जीनी सारा के घर पहुंच ट्रिप के बारे में बताते हैं। सारा का मन नहीं होता इतने बड़े घर में सिम्मी जी को अकेला छोड़ने का। सिम्मी जी की बहुत ज्यादा जिद करने पर सारा मान गई। एक हैंडसम लड़का जिसके बाल थोड़े कली थे सारा को आवाज देते हुए बोला, सारू डार्लिंग कहाँ है। सारा के साथ जीनी का मुंह बन गया उस लड़के को देख। सिम्मी जी, अरे अभी बेटा आओ ना बैठो। अभी को सारा की और गले लगने के इरादे से आगे बढ़ता देख हारू जल्दी से आगे आते हुए उसके गले लग गया। जो देख जीनी की आईब्राउ सिकुड़ गई, ये हारू का बच्चा इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है सारू के लिए। वही सिम्मी जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें तो सारा और हारू की जोड़ी बहुत पसंद थी, मुझे तो मेरी यूमी और दृश्य की जोड़ी भी बहुत पसंद थी, मगर भगवान ने दोनों को अपने पास बुला लिया। अपने आंसू छिपाने के लिए वो किचन में चली गई। वही दूसरी तरफ नरुत जुनत दोनों कार में बैठकर एलेक्स और संचित का वेट कर रहे थे। नरुत चिढ़ते हुए बोला, अब ये दोनों कहाँ रह गए, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं उनका। जुनत विहान के सेक्रेटरी का मैसेज देखते हुए बोला, पूरे 1 साल बाद पैंथर अपनी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके किसी का गेम बजाने वाला है। नरुत हंसते हुए, फाइनली विहान इज बैक। छोटे जिसने भी उसे पैंथर बनने पर मजबूर किया उसकी खैर नहीं। वैसे हम जेट से जाते तो जल्दी पहुंच जाते, मगर ये एलेक्स और संचित दोनों नमूने हैं जूनी सच में। पहले कार से जाना पड़ेगा फिर शिप से। उफ, ये दोनों दोस्त सच में नमूने हैं। जुनत हल्का मुस्कुरा दिया, जैसे स्माइल करेगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। एलेक्स जो कार का डोर ओपन करके अंदर बैठ चुका था, संचित उसे धक्का देते हुए बोला, अंदर जा बहुत जगह है। एलेक्स चिल्लाया, तू उस साइड से भी तो आ सकता था। जुनत और नरुत दोनों पीछे मुड़कर उन्हें कुछ बोलने वाले थे, तभी संचित एलेक्स के हाथ में एक बॉक्स रखते हुए बोला, ले तेरा बर्थडे गिफ्ट एडवांस में। एलेक्स को अजीब लगा, मगर गिफ्ट खोलने के बाद उसके भाव अजीब हो गए। शेयर फेयरफुल, इतने सारे सेफ्टी मैं स्ट्रेट हूँ ब्रो, तेरे शौक कब से बदल गए। संचित, अरे पगले, ये तेरी जीनी के लिए है, पता नहीं सपने में क्या क्या करता है, बस अब हमेशा अपनी जेब में रखना, जहां तेरी जीनी दिखे दबोच लेना। नरुत, संचित और जुनत को हंसता देख एलेक्स उस बॉक्स को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा, इनका इस्तेमाल तो होगा और जीनी के लिए ही होगा। दीज आर अबाउट 100 ओके, आई प्रॉमिस योर सिंगल पैकेट वोंट बी लेफ्ट। संचित हूटिंग करने लगा, वही जुनत और नरुत का मुंह बन गया। संचित एक पैकेट को खोलते हुए बोला, वैसे हम कौन से रिजॉर्ट में रुके हैं। जुनत ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, हैलोइन रिजॉर्ट। नरुत आगे बोला, मिस्टर पार्क के बिजनेस पार्टनर ने वही जगह चुनी है, ई डोंट नो वाई, जबकि वहां पर और भी अच्छे रिजॉर्ट है। वॉशिंगटन। लूसीफर अपने बड़े से पैलेस में मौजूद था। वो पैंडर को मेल भेजता है, विहान रायजादा मुझे धमकाने आया था, मगर मैं डरा नहीं।
मैं तुम्हारी जगह खरीदूंगा, जितने पैसे तुमने मांगे थे भेज दिए हैं। बदले में मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए उस विहान रायजादा से। कुछ देर बाद पैंडर का मेल आया जिसमें लिखा था गुड जॉब, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी हुई। सारा का घर अभी चहकते हुए बोला, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। जिस बात से किसी को आपत्ति नहीं होती सिवाय हारू के। हारू खुद से इसको मेरी सारू से दूर करने के लिए, स्कॉलरशिप में फर्स्ट लाने के लिए कितनी मेहनत की, मगर चिपकू बार बार मेरी सारू से चिपकने आ जाता है। सारा के रूम में सारा की पैकिंग करते हुए जीनी बोली, शाम को निकलना है। हम दृश्य भाई की कार लेंगे और फिर आगे शिप से जाएंगे। अभी ने बता दिया था वो जल्दी घर जाकर पैकिंग कर लेगा। अभी बहुत गौर से रूम में मौजूद सारा की फोटो देख रहा था, जो हारू को जरा भी पसंद नहीं आता। वैसे तेरी यूनिवर्सिटी कैसी है? अभी सारा के पास बैठते हुए बोला, पूछो मत हारू, बहुत डरावना माहौल होता है वहाँ। क्या पता कब किसका नंबर लगे। पाक फैमिली के सभी बेटे बहुत क्रूएल है, आए दिन किसी ना किसी को बुली करते हैं। आए दिन कुछ बहुत बड़ा बुरा होता है वहाँ पर। सारा को अपनी बातों से डरता देख अभी उसके कंधे पर हाथ रखता है। आहे, सारा की सिस्क सुन अभी जल्दी से अपना हाथ पीछे लेता है। जीनी और हारू परेशान होते हुए सारा के दर्द की वजह पूछते हैं। सारा, अरे कुछ नहीं, हल्की चोट लगी थी। वैसे दिदू हम कहाँ रुकेंगे और ऐसे कोई फ्री में ट्रिप कैसे ऑफर कर सकता है? जीनी और हारू के बहुत साझाने के बाद सारा मानती है। शाम का वक्त सारा, हारू, जीनी और अभी उस बड़ी सी शिप को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। आगे का सफर समंदर से होकर करना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी ने शिप की अरेंजमेंट तक की हुई है। ये बात बेहद अजीब लगी जीनी को। तारांकन जीनी एलेक्स को देख बहुत डर चुकी थी। जीनी वहां से निकलने वाली थी तभी एलेक्स को घसीटते हुए एक रूम में लाकर बेड पर फेंक दरवाजा बंद करते हुए अपनी जेब से संचित का दिया हुआ गिफ्ट खोलते हुए जीनी से बोला, यस बेबी, इट्स योर पनिशमेंट टाइम। आर यू रेडी फॉर राइड? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 31, उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। शाम का वक्त, मेरे हाथों में बहुत दर्द है, फिर भी चैप्टर दे रही हूँ दोस्तों, बट आप एक रिव्यू तक नहीं देते। सो डिसअपॉइंटिंग एंड अम्यूज्ड। सारा, हारू, जीनी और अभी उस बड़ी सी शिप को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। आगे का सफर समंदर से होकर करना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी ने शिप की अरेंजमेंट तक की हुई है। ये बात बेहद अजीब लगी जीनी को। वही हारू बेहद गुस्से से अभी को घूर रहा था, क्योंकि आते वक्त हारू सारा के साइड में बैठना चाहता था। ओपन रूफ वाली कार जिसमें सारा को हमेशा खुश होते हुए देख हारू को भी बहुत अच्छा लगता था, मगर आज उसकी जगह इस अभी के बच्चे ने ले ली। पर हारू ने यह भी नोटिस किया कि सारा आज बुझी बुझी सी है। पूरे सफर के दौरान उसने किसी से कोई बात नहीं की। हारू को सारा और दृश्य के रिश्ते को लेकर गलतफहमी थी, जो अब दूर हो चुकी है, इसलिए हारू अब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहता। सारा के साथ वक्त बिताने के बाद शायद उसे पता चल जाए उसकी धड़कनें क्यों बढ़ती है सारा को देखते हुए। हारू को पागलों जैसे सारा को घूरता देख जीनी उसे कोहनी मारते हुए बोली, क्या चल रहा है? हम आजकल बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है सारू के लिए, उसे अपनी ऐसी नजरों से घूरना बंद कर। जीनी को हंसते हुए जाता देख अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। पहले कभी लगा नहीं कुछ खास है तेरी आंखों में, ना जाने ये कौन से एहसास है मेरे दिल में पनप रहे। लगता है तेरी मासूम आंखों में गवा दूं खुद को, कमबख्त उनमें अपना अक्स देखने के लिए मेरे नैना तरस गए। शायर नहीं हूं पर तूने बना दिया सारू। बोलते हुए हारू भी शिप में चला गया। शिप में 2 रूम उन्हें दिए थे जहां सभी फैसिलिटी थी। सारा और जीनी अपने रूम में मौजूद थी। सारा जिसे लगा जीनी हारू से मिलने गई है, जल्दी तो आएगी नहीं, पक्का उन दोनों का दिमाग खराब करके आएगी। सारा वॉशरूम से निकलकर शर्ट पहन रही थी। सारू यहाँ क्या हुआ? वेट, कपड़े मत पहन, दर्द होगा। जीनी परेशान होते हुए सारा के पेट पर बना जलने का घाव देखकर बोली। सारा सकपकाते हुए, वो दिदू गलती से हो गया, और आप तो हारू से मिलने गए थे। सारा कायरव को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी। सारा के घाव पर दवाई लगाते हुए जीनी बोली, पागल सी लड़की, कैसे जला यहाँ, ये बात तो तुझे बतानी पड़ेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुझे जब सही लगे बता देना। और रही बात मैं यहाँ क्या कर रही थी, तो सुन, मैं उस पिकाचू वाले शैतान की पोस्ट पर आए हुए फनी कमेंट पढ़ रही थी। जीनी जानती है कुछ बातें हैं जो सारा किसी से शेयर नहीं करती। उसकी मजबूरी समझ जीनी दोबारा नहीं पूछती, बस हर बार सही वक्त का इंतजार करती है। दिदू डिलीट कर दो ना, बेचारे भैया परेशान हो रहे होंगे, सारा रुआसी शक्ल बनाते हुए बोली। जीनी उसे बेड पर लिटाते हुए कहती है, उसने तुझे कितना बुरा भला बोला सारू, फिर भी तू चाहती है मैं उसे परेशान ना करूं। ऑइंटमेंट की वजह से उस जख्म में बहुत दर्द और जलन हो रही थी, जिस वजह से सारा सिसकते हुए बोली, हाँ दिदू मत करो उन्हें परेशान। सारा को पप्पी फेस बनाता देख जीनी पिघल गई। तभी सारा की हरकत देख वह चिढ़ते हुए बोली, अभी तो ऑइंटमेंट लगाया ना, तो शर्ट क्यों पहन रही है? सारा, कोई आ गया तो? और आपने बताया नहीं डिलीट करोगी या नहीं?
सारा को खुद से ज्यादा उस पिकाचू वाले शैतान को अटेंशन देता देख जीनी अपनी आवाज में दुनिया जहान का दुख दिखाते हुए बोली, सारू छोटाओ। उसने मुझे बुरी तरह से छुआ था और उस रात क्लब में मुझे ड्रग्स देने वाला था। पर आप तो नीचे ही बैठे थे। सारा को बाटली में उतारते हुए जीनी रोते हुए बोली, वो लड़का बहुत बुरा है सारू, जब भी शिवी के घर जाती हूँ यहाँ वहाँ छूता है। इतना कह जीनी पीछे पलट टेढ़ी मुस्कान देती है। संचित को तो पता भी नहीं जीनी शिवी की दोस्त थी, नहीं तो कब का उसे ढूंढकर फोटो डिलीट कर देता। वही सारा का बुरा हाल था, उसे गिल्टी फील हो रहा था। अभी रूम में एंटर होकर अपनी जगह पर जम गया। हारू भी सामने का नजारा देखते हुए उसकी आंखें ढक देता है। सारा जो एक और करवट लेकर लेटी थी सिर्फ एक पैंट और स्पोर्ट वेयर में। सारा की परफेक्ट कमर, लेग्स और आधी खुली पीठ देख हारू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हाथ हटा। अभी की आवाज सुन सारा डरते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बड़ी बड़ी आंखों से हारू को देख रही थी, जो किसी पुतले की तरह खड़ा होकर सारा को घूर रहा था। जीनी दोनों को धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल सारा को चुप कराते हुए थोड़ी देर बाद खाना खाने जाएंगे इतना कह रूम से निकल हारू और अभी की वॉट लगाती है। मगर हारू के गाल लाल हो चुके थे। सारा को वैसे देख उसके दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते, मगर उसका इनोसेंट माइंड बहुत कुछ इमेजिन करता है। सारा अपना फोन बजता सुन कॉल रिसीव करते हुए बोली, कैसे हो आप? अच्छा जी, खाना खा लिया आपने? आई लव यू अ लॉट मयंक, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। किसी चाहिए आपको? इतना कह 4-5 प्यारी किसेस देते हुए सारा कॉल काटते हुए फोन में किसी की फोटो ओपन करके चूम लेती है। थोड़ी देर बाद सारा शिप के टॉप पर पहुंच सबके साथ डिनर करने के बाद शांत समंदर को देख रही थी। उसकी आंखें झरने की तरह बह रही थी। हमें आपकी बहुत याद आ रही है, कहते हुए सारा खुद को गले लगाती है। तभी पीछे से हारू उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सारू ठंड लग जाएगी। सारा को गले लगाते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई, इसलिए सारा से दूर होते हुए हारू अंदर भाग गया। क्या सच में मुझे सारू से? इतना कह हारू अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए सारा का एहसास खुद में समेटने लगा। पुसान सिटी। अयोमी को होश में आता देख वंचित उसे बैठने में मदद करते हुए बोला, अयोमी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे अयोमी। अयोमी उसे खुद से दूर हटाते हुए बोली, थैंक्स 2 साल पहले मुझे रूम के चंगुल से निकालने के लिए। रही बात माफी की, तो तुमने जो किया वो कभी भूल नहीं पाऊंगी। मुझे मेरी सारू के पास जाना है। जो सुन वंचित बोला, क्या सियोल जाने से तू उन्हें फेस कर पाएगी? उसकी बात सुन अयोमी का बदन कांप गया। रावीन और रूम की हरकतें याद कर वो कांप उठी। रावीन की पागलों जैसी बातें, उसकी गंदी छुअन सब याद करते हुए अयोमी पुरानी यादों में पहुंच गई। फ्लैशबैक। रूम की वॉशरूम में की हुई बदतमीजी याद करके 2 दिन अयोमी कॉलेज नहीं गई। रावीन को बहुत गुस्सा आया, ये 2 कौड़ी की लड़की पनिशमेंट से भागेगी। मुझे मिल्क चाहिए। इतना कह वो घिनौनी मुस्कान देते हुए अयोमी को क्लास के बीच में उठा लेता है। प्रोफेसर उसे एक शब्द तक नहीं कहते। अयोमी की पनिशमेंट के तौर पर रूम और वंचित की गैरहाजिरी में रावीन उसे सुनसान जगह बारिश में खड़ा करने के बाद बोला, अब जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलाना मत। अयोमी रोते हुए कुछ कहने वाली थी, मगर रावीन की डरावनी आंखें देख कुछ नहीं बोल पाए। वही रावीन का एक दोस्त रावीन के ऊपर छाता लेकर खड़ा था। रावीन एक टक बारिश में भीग रही रोती हुई अयोमी को अपनी बुरी नजरों से घूर रहा था। अयोमी को एहसास हुआ उसने व्हाइट शर्ट पहनी है। वो खुद को ढक पाती इससे पहले रावीन गुर्राया, हिम्मत भी मत करना वरना हाथ काट दूंगा। अयोमी की व्हाइट शर्ट से झांकते उसके जिस्म को स्कैन करते हुए रावीन बोला, न्यू कमर योर बॉडी इज टू परफेक्ट। मेरा तो इन्हें देखने का मन कर रहा है। छाता पकड़े हुए लड़के की बात सुन रावीन को गुस्सा आया। रावीन गुस्से में चिल्लाया, तेरी आंखें निकाल लूंगा। वो सिर्फ मेरी है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी मेरी है, समझा? शी इज माई काउ। रावीन खुद से बोला, मिल्की वाई क्यों बोला मैंने? हम गैलेक्सी सच में मिल्की वे? फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, गैलेक्सी टेक मी टू द वे ऑफ मिल्क आइश। उस लड़के को भेजने के बाद रावीन बारिश में भीगते हुए अयोमी के बदन को बुरी तरह से छूते हुए बोला, यू आर परफेक्ट गर्ल। फिर उसके कान में बोला, वन डे आई विल ड्रिंक एंड ईट दिस टू। करीब आधे घंटे तक रावीन अपनी गंदी नजरों से अयोमी को स्कैन करने के बाद उसके कान में न जाने कितनी घटिया बातें बोलकर चला गया। वो दिन बहुत बुरा था अयोमी के लिए। कॉलेज में मौजूद बहुत से लड़कों ने उसे भीगी हुई शर्ट में देखने के बाद बुरी बातें कही। वो सब इतना बुरा और घटिया बोल रहे थे जो सुन अयोमी बहुत रोई थी। अयोमी उस कड़वी यादों से बाहर निकल खुद को संभालते हुए बोली, मेरे हर आंसू की कीमत चुकानी होगी उन्हें। मेरी मासूमियत, मेरे बच्चे के कातिल है वो। मैं यूमी का राजावत कसम खाती हूँ, अपने हर एक आंसू का बदला उन्हें खून के आंसू रुला कर दूंगी। अयोमी की मासूमियत जैसे खत्म हो चुकी थी। उसकी बातें सुन वंचित को बेचैनी हुई, मैं भी तेरा गुनहगार हूँ। तुमने अपना बच्चा खोया है, वो सजा काफी है तुम्हारे लिए। फिर उसके चेहरे को हाथों थाम बोली, इस चेहरे की मासूमियत से तुम्हें प्यार था ना वंचित? जिंदगी भर तरस जाओगे वो मासूमियत देखने के लिए। वंचित को रोता देख अयोमी लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम चली गई। वंचित रोते हुए बेड पर बैठ पैंडा को मैसेज भेजता है।
मगर सामने से पैंडा का भेजा मैसेज देख चौंक गया, अयोमी को आज जेजू आइलैंड रिजॉर्ट हैलोवन ले जाओ। वही वॉशरूम पहुंच अयोमी बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बोली, नहीं सारू बच्चा, मैं तेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी। मुझे पता है मेरे और दृश्य के बिना तुझे अच्छा नहीं लगता होगा। अयोमी तो जानती नहीं है सारा ने कितना दर्द समेटा है अपने अंदर। एक अमीरजादे की बुरी हरकतों का शिकार हो चुकी थी, जिस बात को वो अपनी बहन से तक शेयर नहीं कर पाए। अपने पेट को छूते हुए अयोमी रोते हुए बोली, तुम हैवान हो रूम। तुमने खुद के और अपने दोस्त के बच्चे तक को मार डाला। हमारी आखिरी मुलाकात वाले दिन मेरे दृश्य से वादा किया था मैंने किसी की गुलाम नहीं बनूंगी और खुद के साथ गलत करने वाले को सजा दूंगी। द ग्लोरी बिगिंस मिस्टर रामयक पार्क एंड रवीन, आई एम बैक टू रूइन योर लाइफ। कहते हुए उसकी आंखों में एक दर्द, एक आग, एक तड़प और बेहिसाब गुस्सा था। आधे घंटे बाद भी अयोमी को वॉशरूम से ना निकलता देख वंचित बहुत बार दरवाजा पिटता है, फिर भी कोई जवाब ना आता सुन दरवाजा तोड़ते हुए वॉशरूम छान मारता है। खिड़की खुली देख वो समझ गया अयोमी यहाँ से भाग गई है। जान, तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। कहते हुए वो अयोमी को ढूंढने निकल गया। जेजू आइलैंड। जुनत, नरुत, संचित और एलेक्स एक रूम में बैठ बातें करते हुए एलेक्स का मजाक बनाते हैं। उसके हाथ में मौजूद संचित का दिया पैकेट देख संचित हंसते हुए, कम ऑन भाई, छोड़ना, जल्दी मिल जाएगी तेरी जीनी। वैसे मुझे भी अजीब थॉट्स आ रहे हैं, वो हॉट चुड़ैल मुझे मिली तो इसी का इस्तेमाल करके उसे पनिशमेंट दे दूंगा। सब अजीब मुंह बनाते हुए उसे देखते हैं। तभी जुनत बोला, मेरे रूम में किसी को जाने मत देना और खुद भी मत जाना। उद्धरण चिन्ह। सबको खुद को घूरता देख जुनत बोला, कायरव भाई का प्रोजेक्ट, उनके टेंडर के सारे लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ क्यों लेकर आया। एलेक्स की बात सुन जुनत शांति से कहता है, कल कायरव भाई का एक बिजनेस पार्टनर आएगा, उसके साथ मैं डील साइन करूंगा। एलेक्स चाहते हुए बोला, कल एक कार रेस ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, मुझे तो कोई बीट नहीं कर सकता। स्मक। जुनत रूम से जाते हुए बोला, बड़े भैया पहले बॉल तो रिकवर कर लीजिए अपने। नरुत और संचित दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। जुनत दोबारा कहता है, काय भाई के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए ध्यान रखना, मुझे बड़े का दिया हुआ एक काम करने जाना है। चारों के रूम आसपास थे। नरुत को यहाँ भी चैन नहीं था, उसकी स्वीट कैंडी की याद में बेचारा पेंटिंग बनाने चला गया। संचित ने आज बहुत मजाक उड़ाया था एलेक्स का, इसलिए बिना देरी किए अपनी जान बचाते हुए वो तुरंत भाग गया। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कौन ही डॉक्यूमेंट चुराएगा, इतना सोच एलेक्स सोने चला गया। सुबह 3 बजे सारा और सभी दोस्त हैलोवीन रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। सबको बहुत नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी से सोने चले गए। चारों को अलग रूम मिला था, जो बात जीनी को अजीब लगती है। अभी तो उसकी मस्ती में गुम था और हारू तो अपने बेहाल दिल का चैन चुराने वाली सारा को घूरने में बिजी था। जीनी भी उसको नोटिस करती है। सारा को ऐसे घूरने की वजह कल मुझे बताई तो ठीक है, नहीं तो तुझे तोड़ दूंगी। जीनी की बात हारू समझ नहीं पाता, शायद उसे किसने तोड़ा नहीं था। अयोमी बेहोश वंचित की बाहों में झूल रही थी। वंचित की मजबूत हाथों में अयोमी किसी छोटे बच्ची की तरह समा गई थी। वंचित उसे हैलोवीन रिजॉर्ट में ले जाते हुए खुद से बोला, पता नहीं तुम कौन हो पैंडा, पर तुमने बहुत मदद की है हमारी। उम्मीद करता हूँ तुम धोखेबाज ना निकलो। तुम हद से ज्यादा अमीर हो, तभी इतने बड़े रिजॉर्ट के मालिक हो। उस दिन शिप पर मेरी और अयोमी की जान तुमने बचाए, इसलिए हम आज जिंदा है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर पार्क के जिद करने पर रूम भी आइलैंड के लिए निकल गए। उन्हें तो बस अपनी अयोमी की यादों में जीना था। अयोमी को समंदर बहुत पसंद था, इसलिए रूम राजी हुआ। रावीन इस वक्त अपने प्राइवेट जेट से जेजू आइलैंड के लिए निकल चुका था। पता नहीं उसके किस बिजनेस राइवल ने प्रॉब्लम क्रिएट की। हैलोवीन रिजॉर्ट डार्क रूम। वी आपके प्लान के हिसाब से सभी यहाँ पहुँच गए हैं। जो रायजादा इस वक्त रिजॉर्ट से बाहर गया है। उस आदमी को जाने का इशारा करते हुए ब्लैक हुडी वाला शख्स, जिसकी हुडी पर पंडा बना था, एक बोर्ड के पास पहुंच कायरव की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाते हुए सारा की होठों पर क्रॉस का निशान बनाता है। अपना फोन निकालते हुए उसने किसी को वीडियो कॉल लगाया। हमेशा की तरह उसकी बॉडी का एक पार्ट तक किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ तक आंखें भी नहीं। कॉल रिसीव करते ही सामने मौजूद डेंजर बॉडीगार्ड बिना देरी किए बोला, वीडीएस की बॉडी में मूवमेंट हुई। आफ्टर 2 years हिज बॉडी रिएक्टिंग। पता नहीं क्या है, भगवान का चमत्कार है या कुछ और। जो सुन पैंडर अयोमी की फोटो पर अपने ग्लोवस पहने हाथों की उंगलियां घुमाते हुए आगे बोलने का इशारा करता है। बॉडीगार्ड जल्दी से स्क्रीन बेड पर लेटे शख्स की ओर घुमाता हुए बोला, विवेहान रायजादा लुसिफर को धमकाने जाएगा। हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है सब। बॉडीगार्ड अब जाकर कोमेरा की ओर देखता है, जहां पैंडर की उंगली का इशारा समझ वो लाइट ऑन करते हुए स्क्रीन बेड की ओर करता है। जी सामने बेड पर लेटा हुआ शख्स, जो पिछले 2 सालों से जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कोमा में है, वो है बूम फायर। अपनी स्वीट कैंडी की थाई पर किसी लड़के का सर देख नरुत का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। सारा को दीवार और अपने बीच फंसाकर नरुत ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की सांसें थम गई।
कायरव बौखलाया हुआ था, किसी ने उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब कर दिए, जिसका नुकसान भरने के लिए उसे 5 दिन अपनी जी जान लगाकर काम करना पड़ेगा। दृश्य राजावत। अपनी स्वीट कैंडी की थाई पर किसी लड़के का सर देख नरुत का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। सारा को दीवार और अपने बीच फंसाकर नरुत ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की सांसें थम गई। कायरव बौखलाया हुआ था, किसी ने उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब कर दिए, जिसका नुकसान भरने के लिए उसे 5 दिन अपनी जी जान लगाकर काम करना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 32। कैरव्स फीलिंग्स जेलस। नरुट बेड पर लेटते हुए हारू सारा की फोटो देखते हुए उसकी खूबसूरती बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए मन मन मुस्कुरा रहा था। हारू अपने गाल थपथपाते हुए, व्हाट एम आई ब्लशिंग? जुनत रायजादा रिजॉर्ट में मौजूद नहीं है, यही सही मौका है। वी बॉडीगार्ड की बात सुन पैंडर उंगली से बाहर जाने का इशारा करते हुए टेढ़ा मुस्कुराया होगा। जुनत का रूम। पैंडर खिड़की से कॉरिडोर में पहुंच आगे जाते हुए एक बार हाल में देखता है जहां एलेक्स काउच पर अजीब तरह से लेटा था। डुप्लीकेट चाबी से धीरे दरवाजा खोल जुनत की बैग ढूंढते हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के बाद पैंडर अपनी जेब से एक नोट निकाल मिरर पर चिपकाते हुए टेढ़ा मुस्कुराया होगा। जुनत की बैग में जुनत और विहान की डेविल वाइब वाली फोटो थी, जिसे फाड़ने के बाद पैंडर रूम से निकल कॉरिडोर से होते हुए खिड़की से निकल गया। अयोमी का रूम। अयोमी बेड पर बेहोश लेटी थी। वंचित उसे एकटक देखते हुए पछता रहा था। आखिर क्यों मैंने वो घटिया शर्त मानने से इनकार नहीं किया? मुझे आज तक समझ नहीं आया रावीन ने अयोमी के साथ रात क्यों बिताए। उसे तो अयोमी एक अनाथ लड़की से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, और रूम उसे तो मेरी अयोमी की मासूमियत पसंद नहीं थी। उन दोनों की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। मेरी अयोमी मुस्कुराती नहीं है, उसकी मासूमियत के कातिल हो तुम दोनों। फिर अयोमी के माथे को चूमते हुए, वादा करता हूं मेरी अयोमी के हर एक आंसू का बदला तुम दोनों से लूंगा। रूम, तूने जो जख्म 2 सालों में इसे दिए सबका बदला लूंगा। आज मेरी दोस्ती में बेहिसाब नफरत में तब्दील करता हूं। रूम के लिए जान देने वाला वंचित आज उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाता है। पैंडर का मैसेज देख वंचित सीक्रेट रूम की ओर बढ़ गया। पैंडर खिड़की से रूम में दाखिल होकर अयोमी के सिरहाने बैठ ग्लोव्स पहने हाथों से धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए उसे ऊपर से नीचे देखता है। टेबल पर मौजूद अयोमी और सारा की फोटो हाथों में उठा सारा की फोटो पर अपनी कुछ पल उंगली घुमाने के बाद अयोमी को देख निकल गया। वंचित रूम में आते हुए, आखिर ये पैंडर सामने क्यों नहीं आता? पता नहीं दोस्त है या दुश्मन। अयोमी को देखते हुए वंचित सोफे पर लेट गया। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अयोमी से नहीं हटी। तुम्हें प्यार करने का एहसास बहुत खास था अयोमी। उस मदहोश रात में तुम मेरी बाहों में सिसकियां लेते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उससे ज्यादा प्यारी तुम नींद में लगती हो। अपने प्यार के जिस्म को ख्वाहिश हर कोई बनाता है, मगर उसका अंजाम बहुत डरावना और बुरा होता है। समझदार को इशारा काफी स्मार्ट। जुनत एक बड़े से बंगलों में बाहर पहुंच विहान को कॉल लगाता है। बोल छोटे। विहान शांत आवाज में बोला। जुनत, बड़े में विला के बाहर हूं। सबको खत्म करना है क्या? विहान शांति से, नहीं, सबको बंदी बनाकर मुझे वीडियो सेंड करना। कुछ देर बात करके दोनों कॉल रखते हैं। विहान के मना करने के बावजूद भी जुनत बिना बॉडीगार्ड के आ गया। जुनत घर में घुसते हुए सभी बॉडीगार्ड को AK-47 राइफल से उड़ाते हुए हॉल में पहुंच गया। वो बॉडीगार्ड अचानक अपनी टेरिटरी में किसी को अंधाधुंध फायरिंग करता देख गोलियां चलाने लगे। जुनत टेढ़ा मुस्कुराता है, जैसे उसे मजा आ रहा हो इतने लोगों को उड़ाने में। पीछे से एक बॉडीगार्ड जुनत के ऊपर फायर करता है। जुनत को गोली लगती इससे पहले विहान के बॉडीगार्ड उसे कवर करते हैं। जुनत खुद से, मुझे अकेले सबको खत्म करना था पर बड़े को चैन नहीं मिलता। आप ठीक हो बॉस? विहान, सर को टेंशन है बॉस, आपकी बॉडीगार्ड डरते हुए बोला। मेरी बीवी नहीं है तू? बड़ा आया पूछने वाला, ठीक हो या नहीं? एक आदमी की गर्दन में चाकू घोंपते हुए जुनत बोला। सभी बॉडीगार्ड को लाशों के ढेर में तबदील करने के बाद जुनत का इशारा समझ बॉडीगार्ड ऊपर पहुंच वॉशरूम में मौजूद लड़के और लड़की को बाहर निकाल जुनत के सामने फेंक देता है। दोनों की हालत देख जुनत समझ गया दोनों क्या कर रहे थे। उन्हें देख जुनत को बहुत गुस्सा आया। वो लड़का रोते हुए, मुझे जाने दो, मैं पैसे लेकर आया था ये सब करने। जुनत चिल्लाया, ब्लडी एफकस, तुम यहाँ मजे करो और मेरा बड़े मुझे ऐसे फालतू कामों में लगाता है। वो लड़की जिसकी उम्र 29 थी एकटक जुनत के हैंडसम फेस और अट्रैक्टिव बॉडी को गंदे इरादों से घूर रही थी। जुनत का ऑर्डर मिलते ही लड़की को चेयर से बांधने के बाद थोड़ी बहुत मार पड़ी। बॉडीगार्ड वीडियो बनाकर विहान को सेंड करता है। जुनत का ऑर्डर मिलते ही उस लड़के को छोड़ दिया। अयोमी का रूम। अयोमी अनजान जगह को देख पैनिक करने लगी। इस रूम के बाहर मौजूद पेड़ उसे रूम के थाईलैंड वाले विला की याद दिला रहे थे, जिस विला में उसकी जिंदगी नर्क से बदतर थी। रूम की बेड पर जबरदस्ती करना याद करके अयोमी के पैर कांप गए और वो बेहोश हो गई। वंचित जो ब्रेकफास्ट लेकर रूम में पहुंच अयोमी को बेहोश देख जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। वही रावीन हैलोवीन रिजॉर्ट पहुंच अपने रूम में जाकर अयोमी की फोटो को चूमते हुए वॉशरूम चला गया।
रूम भी रिजॉर्ट में पहुंच चुका था। हैलोइन रिजॉर्ट। खिड़की से आती रोशनी ने सारा को जगाते हुए गुड मॉर्निंग कहा। आंखें मलते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसका प्यारा सा चेहरा काफी हसीन था, जिसे कोई देखे तो देखता रहे। ढीली शर्ट पहनते हुए सारा के हाथ सिगरेट से जले जगह पर छूते ही कायरव की हरकतें याद कर आंखें नम हो गई। हम आपको याद भी नहीं करना चाहते बुरे इंसान। आप एक मॉन्स्टर है, और बेड पर तो आप बिस्ट हो, जानवर कहीं के। कायरव की कंप्लेंट करते वक्त सारा बहुत प्यारी लग रही थी। तभी उसे याद आया कल हारू ने उसे किस हालत में देखा था। वो हमें ऐसे क्यों घूर रहा था। जीनी उसके रूम में आते हुए बोली, चल प्रिंसेस, हमें पूल साइड जाना है। सारा बेडशीट सही करते हुए, पर हमारे तो मंस आए हैं। जीनी हारू को अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, पानी में मत उतरना। और बेडशीट क्यों फोल्ड करती है, स्टाफ मैनेज कर लेगा। कहते हुए जीनी रूम से निकलते हुए हारू को देख एक आई विंकिंग फेस करती है। हारू को अपने सामने देख सारा सकपकाते हुए बाहर भागने वाली थी। हारू उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुक सारू। सारा को बेड पर बिठा हारू प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला, कल रात की बात को लेकर परेशान है। सारा ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई, जो देख हारू खुद को मुस्कुराने से रोक ना पाया। मैं तेरा हारू हूँ सारा, मुझे इग्नोर मत किया कर, बुरा लगता है। आगे से कभी बिना परमिशन के तेरे रूम में नहीं आऊंगा। हारू कान पका मासूमियत से बोला। नहीं हारू, सॉरी मत बोलो ना। सारा के गाल को चुमने के बाद हारू टेढ़ा मुस्कुराकर रूम से भागते हुए बोला, वैसे बड़ी हॉट हो गई है बंदरिया 3 सालों में। तेरी कमर बड़ी सेक्सी है, छूकर देखूं। सारा को पिलो फेंकता देख हारू भाग गया। पागल कहीं के बंदर। और ना जाने कितनी बातें हारू को बोलते हुए सारा वॉशरूम चली गई। जुनत अभी भी उस बड़े से बंगलों के विला में बैठ फोन स्क्रॉल करते हुए उस लड़की को देखता है जो मार खाते हुए बेहोश हो चुकी थी। जुनत को उसकी शक्ल देखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता। एलेक्स, नरुत और संचित तीनों हॉल में बैठकर आज क्या किया जाए डिस्कस कर रहे थे। शाम को एलेक्स के रेसिंग ट्रैक जाएंगे, संचित बोला अपना पिकाचू वाला बॉक्सर ढूंढते हुए। एलेक्स, क्या ढूंढ रहा है। संचित की बात सुन एलेक्स शांति से बोला, मैंने पहना है। मेरे मेन कपड़े घर रह गए। संचित मुंह बनाते हुए, मत पहन भाई, पनोती है ये चड्डी। जिस दिन से पहनी है जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है। डेड ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी मुझे। एलेक्स और नरुत हंस रहे थे। नरुत बोला, चलो स्विमिंग करते हैं। एलेक्स, यहाँ हमारा प्राइवेट पूल नहीं है। जो सुन नरुत शांति से कहता है, सो वॉट, कभी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी कर तो देखो। वॉशिंगटन। विहान इस वक्त लुसिफर के बड़े से यार्ड के सामने मौजूद था। यार्ड के आगे एक बहुत बड़ा पैलेस और आसपास सैकड़ों बॉडीगार्ड्स थे। ब्लैक बिजनेस सूट, हाथों में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर शेड्स, बेहद किलर लुक था उसका। विहान को अंदर जाता देख उसके बॉडीगार्ड भी जाने वाले थे, पर विहान हाथ दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। कल रात से सारा की यादों ने कायरव को बहुत परेशान किया। उसे पैंडर के ऊपर गुस्सा आता है। ना ही वो कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करता, ना ही कायरव सारा से मिलता। मगर अब मिल गई है तो वो सिर्फ मेरी है। दैट जेली इज ओनली माइन। कायरव खुद अपनी अजीब फीलिंग समझ नहीं पाता। कायरव एक बिजनेस पार्टनर से डील करने के लिए 7 स्टार होटल में मौजूद था। सारा उसकी जिम्सानी जरूरत है, इतना सोच सारा की यादों से बाहर आने के लिए मिस्टर पार्क की जगह वो मौजूद है यहाँ। कायरव और बाकी बिजनेस पार्टनर्स डील साइन कर चुके थे। मिस्टर पार्क की डूबती कंपनी की नया पार लगाने के लिए लुसिफर की जमीन बहुत काम आने वाली थी। सामने मौजूद शख्स बोला, मिस्टर कायरव, आप हमारी जमीन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने एक अननोन आईडी वाले शख्स को बेच दी, वो भी कम दाम में। कायरव टेढ़ा मुस्कुराया, हम लुसिफर की जमीन लेकर रहेंगे और वही प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वो शख्स, एक बार सोच लीजिए मिस्टर कायरव, हमारी जमीन। कायरव की लाल आंखें देख वो आदमी आगे कुछ नहीं बोल पाया। जो डील मिल रही है उसे हासिल कर और दफा हो। बेहद बदतमीजी से कायरव बोला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सामने खड़ा आदमी 50 साल का है। तभी रूम में एक लड़की कंट्रैक्ट पेपर्स कायरव के पास रखते हुए झुककर अपना बदन दिखाने लगी। कायरव समझ गया वो लड़की क्या चाहती है। कायरव जैसे हैंडसम हंट को देख कायरव को हासिल करना उस लड़की का जुनून बन चुका था। उस शख्स को लगा कायरव उस सेक्रेटरी से पट गया, अब तो उन्हें बिजनेस में और प्रॉफिट होगा। वही वो लड़की आसमान में उड़ रही थी। एटलीस्ट एक बार ही सही कायरव ने उसे देखा। सबको रूम से भेजते हुए कायरव सामने खड़ी लड़की को अजीब नजरों से घूरने लगा। कायरव की टेढ़ी मुस्कान देख वो लड़की बहुत खुश हो चुकी थी। अपनी शर्ट और खिसकाते हुए वो कायरव को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। लगता है आंखें प्यारी नहीं है बेचारी को। जीनी एक शॉर्ट सी आउटफिट पहन सारा को भी वैसे कपड़े पहनने को मजबूर करते हुए पूल एरिया की ओर ली गई। हारू और अभी दोनों स्विमिंग कर रहे थे और लड़कियां उन्हें तार रही थी। हारू किसी की ओर ध्यान नहीं देता, अभी तो बहुत खुश होता है इतनी अटेंशन मिलता देख। बड़ा सा स्विमिंग पूल, ऊपर नीले नीले बादल, और नेचर की तो बात मत पूछो। यहाँ गाड़ियां बहुत कम घूमती है, इसलिए पोल्यूशन का सवाल पैदा नहीं होता। सारा स्विमिंग पूल के पास पहुंच हारू को देखती है। उसके बुलाने पर एक जगह बैठ गई।
हारू उसके पास पहुंचता तब तक अभी सारा की थाई पर हाथ रखते हुए बोला, चल सारू, एंजॉय करते हैं बेबी। सारा उसे दूर हटाते हुए, मुझे नहीं आना और प्लीज मुझे बेबी मत बोलो। अभी कुछ कहता इससे पहले हारू स्विम करते हुए पानी के अंदर मौजूद उसके पैर खींचते हुए उन लड़कियों के बीच छोड़कर आता है। वही जीनी इस वक्त हॉट सी ड्रेस में कॉरिडोर से निकलते हुए सामने से आते एलेक्स को देख घबरा गई। एलेक्स इस वक्त सिर्फ एक शॉट पहने था। ओ नो, होने वाले चुन्नू मुन्नू के पापा। कहते हुए जीनी रुक गई, ये क्या बोल रही हूं मैं। एलेक्स की बॉडी कमर से नीचे स्कैन करते हुए जीनी थूक गटकने के बाद बोली, उफ ये कितना हॉट है, लगता है चुन्नू मुन्नू 2 दिन में दे ही देगा। गंदी लड़की हो रही हूं मैं। इतना कहते हुए जीनी भाग रही थी, तभी किसी के सख्त सीने से टकरा गई। सामने खड़े लड़के ने उसे और कस के बाहों में भर लिया। दूसरी तरफ हारू सारा की थाई पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मिस हॉटी लेट्स स्विम। स्विमिंग एरिया की ओर आते हुए निरुत की नजर जब अपनी स्वीट कैंडी पर पड़ी, उसकी सांसें मानो थम गई। मगर सारा के बदन पर किसी और लड़के के हाथ देख उसका खून खौल उठा। यू आर मिस्टेकन माई कैंडी, यू हैव टू पे फॉर दिस। जीनी एक ब्लैंकेट में खुद को समेटकर रो रही थी और एलेक्स बिना किसी भाव के उसे देखते हुए एलेक्स का दिया हुआ गिफ्ट यूज करके तीसरी बार टेबल पर रखता है। अयुमी को अपने सामने देख रूम और रावीन की सांसें थम गई। वो जल्दी से अयुमी की ओर भागते हैं जो समंदर के पास बैठी थी। अपनी अयुमी को दोबारा खोना नहीं चाहते थे दोनों। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 33, लेट्स एंजॉय बेबी। अयुमी का रूम। अयुमी की नींद खुलते देख वंचित उसे सहारा देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय लव। अयुमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर जब उसकी नजर वंचित पर गई, उसे सिर्फ एक टॉवल में देख अयुमी नजरें घुमाते हुए बोली, ऐसे क्यों घूम रहे हो। अयुमी के गालों पर उंगली घुमाते हुए वंचित के मुंह से निकल गया, पहली बार थोड़ी देख रही हो मुझे ऐसे। तूने तो फील भी किया है, हमारा बच्चा ऐसे ही नहीं आया। वंचित को एहसास हुआ उसने गलत बोला, मगर अब देर हो चुकी थी। अयुमी उस रात की याद में पहुंच गई जहां वंचित वीडियो रिकॉर्डर सेट करके अयुमी के उपहावी होते हुए उसके जिस्म को नोचने लगा। अयुमी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर वंचित ना रुका। एक सेकंड ऐसा नहीं था जब अयुमी चीखी नहीं थी। शायद शर्त की वजह से वंचित उसे बेहद दर्द दे रहा था। आखिर अयुमी की चीखें ही उसकी मर्दानगी का सबूत थी। शायद उसी हादसे के बाद अयुमी प्रेग्नेंट हुई थी, मगर वो बच्चा किसका था कोई नहीं जानता। अयुमी अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए वॉशरूम जाते हुए बोली, मैं नहीं जानती रूम और रावीन ने मुझे हासिल क्यों किया, मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ क्यों, पर अब सच्चाई यही है, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। भले ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया था, वो बच्चा भी मेरे लिए मायने रखता था। तुम्हारा हो या रावीन का, उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की मैंने। पर एक बार वंचित के हैंडसम फेस को देख उसके आंसू इग्नोर कर अयुमी पलट गई। अयुमी को वॉशरूम में जाता देख वंचित रोने लगा। उसे याद आता है उस रात अयुमी को हासिल करने के बाद उनकी इंटीमेसी वीडियो देख रूम और रावीन को बेहद गुस्सा आया था। उनकी बहुत लड़ाई हुई, रावीन को बहुत गुस्सा आया था अयुमी को वंचित की बाहों में वो सब करते देख। इसलिए अयुमी को ड्रग्स देने के बाद रावीन ने उसे हासिल किया था। कोई नहीं जानता वो बच्चा किसका था, रूम, रावीन या वंचित। रूम अपने रूम में पहुंच अयुमी की फोटो दीवारों पर लगाते हुए टूटती आवाज में खुद से बोला, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं सनशाइन। इन 2 सालों में बहुत तड़पा हूं तुम्हारे बिना, अब और मत तड़पाओ। मैं जानता हूं तुम जिंदा हो, मेरा दिल कहता है। फिर अपने फोन में वंचित की फोटो को छूते हुए बोला, मुझे माफ कर भाई, मेरी एक शर्त ने हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। अपने कांपते हाथों को रूम बोला, इन्हीं हाथों से तुझ पर गोली चलाई थी और मेरी नजरों के सामने तुम दोनों समंदर में गिर गए। मिस्टर पार्क का कॉल रिसीव कर रूम आंसू पोंछ उनकी बात सुनते हुए जुनत के रूम में मौजूद डॉक्यूमेंट लेने निकल गया। वही रावीन अपने रूम में पहुंच खिड़की से बाहर देख रहे ससमंद को देखते हुए अयुमी को याद करके बोला, प्लीज कम बैक मिल्की वे। फिर अयुमी की एक फोटो जिसमें उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, क्योंकि रावीन ने हॉस्टल रूम में पहुंच जबरदस्ती ये फोटो खींची थी। फोटो में अयुमी के चेहरे पर जूम करके चूमने के बाद रावीन बोला, 4 सालों से तड़प रहा हूं मिल्की वे तुम्हारे लिए। आई डिडंट नो ये फीलिंग क्या थी, पर मैं जान गया हूं तुम मेरा प्यार बन गई हो। उद्धरण चिन्ह। नहाने के बाद अयुमी का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा चेहरा देख लैपटॉप में काम करते हुए वंचित के दिल को ठंडक पहुंची। अयुमी सोफे पर बैठ सारा से कैसे मिला जाए सोच रही थी, तभी वंचित मिल्क का ग्लास आगे करते हुए बोला, ड्रिंक इट बेबी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दूध देख उसे रावीन की कही बातें अपने नाजुक हिस्से पर उसकी छुअन याद करके अयुमी कांप गई। रावीन की बातें, यू आर माई मिल्की वे डैम इट, हाउ डरे यू टॉक्ड विद दैट लूजर स्कॉलरशिप स्टूडेंट, लेट मी पनिश यू। कहते हुए उसने अयुमी को बेड पर फेंक दिया और ना जाने कितने घाव दिए उसके नाजुक सने पर। सारा के पैरों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए हारू ने कहा, स्विमिंग के लिए मना मत करना सारू, मेरा नाजुक दिल हट हो जाएगा। हारू को पप्पी फेस बनाता देख सारा पिघलने वाली थी, तभी उसे याद आया हारू ने आज क्या किया था।
बंदर कही कि तुमने मुझे हॉटी बोला कैसे? सारा की बात सुन हारू बोला, ऐसे हॉटी। सारा उसके कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी और हारू को बहुत मजा आ रहा था। उसे तो पहले से ही सारा को परेशान करना पसंद था। नरुत ये नज़ारा देख पागल हो चुका था। मैंने कैंडी से पूछा था ये लड़का कौन है? अगर दोस्त है तो इतना चिपक क्यों रहा है? आखिर मेरी कैंडी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? नरुत एक टक सारा और हारू को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। सारा के हाथ पकड़ते हुए हारू ने कहा, बसकर बच्चे की जान लेगी क्या? हारू सारा के पैर पकड़ पूल में खींचने वाला था, मगर उसने सारा का पैर जिसमें 2 दिन पहले एक पायल देखी थी वहां मौजूद ना देख बोला, सारू तूने अजीब फैशन के चलते एक पैर में एंकलेट पहनी थी, अब कहाँ गई? और इतना बुरी तरह कौन पहनता है? कितनी चोट लगी है? सारा का बदन सुन्न पड़ गया। कायरव की हरकतें, सारा को बुरी तरह से छूना, बेड पर बिस्ट की तरह उसे नोचना, उस रात पायल पहनाते वक्त कहीं खौफनाक बातें, उसके बदन को मसलाना याद करके सारा कांप गई। वो पायल तो सारा परसों रात निकाल फेंक चुकी थी। कायरव की हैवानियत का सबूत थी वो पायल। हारू के होठों को अपने पैरों पर महसूस सारा चिहुकते हुए पीछे हटती, तभी हारू उसे पानी में खींचने वाला था। नहीं। सारा को चिल्लाते देख उसके गालों को सहलाते हुए हारू बोला, क्या हुआ? सारा सुबकते हुए, मना किया ना। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे प्रॉब्लम है। हारू परेशान होते हुए, रो मत बुढ़िया। फिर सारा का चेहरा ऊपर करते हुए, कहीं तेरे मंस। सारा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए नामे गर्दन हिलाती है। सारा को भागता देख हारू मुस्कुराते हुए, पता नहीं कब बच्ची से बला हो गई तू। सारा की नाजुक उंगलियों की छुअन होंठों पर महसूस कर हारू ब्लश करने लगा। बस अब नरुत का सबर जवाब दे चुका था। हाथों की कस चुकी मुठ्ठियां, गुस्से में जलती आंखें, लाल हो चुका हैंडसम फेस देख उसे घूरने वाली सब लड़कियां भाग गई। जीनी अपने सामने खड़े अनजान हैंडसम लड़के को देख इग्नोर करके भागने वाली थी, तभी ओए मिस से वाई कहाँ चली? चलो पूल में मस्ती करते हैं। तुम कहो तो रूम में चलते हैं। लेट्स एंजॉय बेबी। विंकिंग फेस जीनी के कंधे को गलत तरह से मसलते हुए वो लड़का बोला। लड़के को दीवार से सटाते हुए उसके सिक्स पैक अब्स पर उंगली घुमाते हुए जीनी मदहोश आवाज में बोली, रूम में जाने की क्या जरूरत मिस्टर हॉट? बस लड़का पिघल गया। वो जीनी और खुद को और एक दूसरे में समाये इमेजिन कर पाता तभी एक कराह के साथ अपनी टांगों के बीच हाथ रख चिल्लाते हुए बोला, आई विल किल यू एसएलटी। एक रापटा दूंगी ना कान के नीचे। बड़ा आया रूम में ले जाने वाला। कहते हुए जीनी टेढ़ा मुस्कुराते अपने घुटने को साफ करती है जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। किसी काम के नहीं है चुन्नू मुन्नू के देव। तुम्हारी जीनी को कैसे कैसे लोगों से निपटना पड़ता है। जीनी को एलेक्स से प्यार तो नहीं था, पर वो अट्रैक्ट जरूर थी। एलेक्स उसके चुन्नू मुन्नू का डैडी बनेगा, पर उन्हें लाने के लिए जो करना पड़ेगा, इमेजिन करके जीनी के गाल लाल हो जाते थे। जीनी ने धीरे मारा था जिस वजह से वो लड़का खड़े होकर उसके पीछे भागने लगा। जो देख जीनी स्पीड में भागते हुए एक टेबल के पीछे छिप गई। भागते हुए लड़के की नजर सारा पर पड़ते ही वो उसमें कहीं खोते हुए स्लो मोशन में भाग रहा था। जीनी के टांग अड़ाने की वजह से सन लाउंज पर लेटी औरत के ऊपर गिरते ही उसका सर कहीं पर धंस गया। वही वो औरत उस बदतमीज लड़के को गंदी हरकत करता देख अपने पति से बहुत पिटवाती है। जीनी को ऐसे हंसता देख सारा उसके पास पहुंच कुछ बोलने वाली थी, तभी जीनी हंसते हुए बोली, सारू एंजॉय करना। देख ये घटिया लड़का मुझे रूम में बुला रहा था, अब आएगी अक्ल ठिकाने। सारा के पेट में दर्द है बात पता चलते ही जीनी उसे रूम में जाकर आराम करने का कह पूल साइड चली गई। कॉरिडोर से गुजरते वक्त कोई उसे खींचते हुए एक रूम में लाकर बेड पर पटक देता है। सारा घबराए नजरों से नरुत को देखती है जो दरवाजा बंद करते हुए पीछे मुड़ता है। उसका हैंडसम फेस गुस्से में किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। बेड से उठ सारा रोते हुए बोली, आप हमें यहाँ क्यों ले आए? नरुत बेहद बौखला चुका था, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुए उससे झूठ बोलने की। बता देती इसका बॉयफ्रेंड है तो मैं इतना आगे की नहीं सोचता। हमारे बच्चों तक के सपने सजा चुका था। हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है जी, प्लीज हमें जाने दीजिए। सारा को गिड़गिड़ाता देख नरुत अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, तुम वैसी नहीं हो तो सरेआम उस लड़के से चिपकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नरुत की स्ट्रॉन्ग बॉडी देख सारा आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज जाने दीजिए, हमें डर लग रहा है। मुझे देखने से डर लग रहा है और उस लड़के की बाहों में मजे कर रही थी, तब डर नहीं लगा। नरुत की बात सुन सारा कुछ नहीं बोली, आखिर हर कोई उसे बुरी लड़की क्यों समझता है। नरुत जिसे अपनी स्वीट कैंडी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं होता, आज ना जाने गुस्से में क्या बोल रहा है उसे एहसास नहीं होता। सारा को बेड पर फेंकते हुए नरुत चिल्लाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे करीब जाने की? आई विल किल हिम। उसे बेल्ट निकालता देख सारा डर के मारे कांपने लगी। हर किसी को हमारे जिस्म की चाहत है। क्या एक लड़की सिर्फ बिस्तर की जरूरत होती है? कायरव जी बहुत बुरे हैं, हम उन्हें याद नहीं करना चाहते, पर आपको तो हमने अच्छा समझा था। नहीं, हम हारू को कुछ नहीं होने देंगे। पहले से बर्बाद हुई लड़की को कितना ही बर्बाद करेंगे ये लोग। उद्धरण चिन्ह। नरुत की अलग प्रॉब्लम थी, गुस्सा आने पर कपड़े उतारकर उसे शांति मिलती थी।
नरुत कॉल रिसीव करते हुए बोला, मुझे पूछ क्यों रहा है? शूट हिम। सारा का बदन कांप गया। नहीं, हमारी वजह से हारू को मरने नहीं देंगे। नरुत के हाथ से फोन फेंक सारा रोते हुए श्रग उतारकर नरुत को बेड पर बिठाते हुए बोली, मिस्टर आपको जो चाहिए ले लीजिए, प्लीज मेरे हारू को कुछ मत करना। आपको हमें यूज करना है ना? और हम कुछ नहीं बोलेंगे। इतना कह सारा बेहिसाब रोने लगी। नरुत के सामने केनी सेट में खड़ा होना सारा को हजार मौत मार रहा था। सारा इतनी हसीन थी, कोई एक बार देखे तो उसे हासिल करने का जुनून सर पर चढ़ा ले। नरुत सारा को ऊपर से नीचे देख उसकी क्लीवेज घूरने लगा। वहीं दूसरी ओर कायरव अपने सामने खड़ी लड़की की ओर बढ़ रहा था, जो देख लड़की अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। कायरव को अपने सीने की ओर देखता पाकर लड़की बेहद खुश हो गई। वो दूसरी बटन खोल पाती तभी कायरव अपना हाथ उठा एक जोरदार चपेट उसके माथे पर मारता है। एक थप्पड़ से ही लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। अपने पैरों से जमीन पर पड़ी लड़की का सिर कुचलते हुए कायरव चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत दो कौड़ी की बाजारू औरत, तू मेरी जली की जगह लेनी चाहती है? कायरव के हाथों स्ट्रॉन्ग थप्पड़ खाने के बाद लड़की में जान ही नहीं बची थी। वेस्ट बैंड से गन निकाल कायरव बिना देरी किए रिवॉल्वर में मौजूद सभी गोलियां लड़की के सर में उतार टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जली सिर्फ मेरी जरूरत नहीं अब जिद बन चुकी है। उसे मेरे पास आना ही होगा, मेरी कैद में कैद होना ही पड़ेगा। इतना कह को जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी, जिसे सुन रूम के बाहर मौजूद बॉडीगार्ड कांप रहे थे। नो डाउट वो लड़की खूबसूरत और परफेक्ट थी। सारा थोड़ी छोटी है जो कायरव के सख्त हाथों में नहीं समाती, फिर भी कायरव को वो नन्हे पीचेस बेहद पसंद है। कायरव का फेवरेट काम उन्हें छूना, अपने होठों से चूमना, हाथों में भरकर मसल देना। फेयरफुल। वहीं दूसरी ओर सारा को बेड पर फेंक नरुत उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लगा नहीं था तुम वैसी निकलोगी कैंडी। तभी नरुत ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की सांसें गले में अटक गई। कमेंट आए तो नेक्स्ट चैप्टर दिन में मिल जाएगा। एक कमेंट देकर निकल गए तो बुरा मान जाऊंगी। ब्लू इट। जुनत के रूम में पहुंच पैंडर की लिखी नोट पढ़कर रूम को बहुत बड़ा झटका लगा। अयोमी को देख राविन और रूम दोनों उस ओर भागते हैं। एलेक्स रेस जीतने के बाद सबके सामने जीनी को अपने और बुलाते हुए उसकी शर्ट ऊपर उठा पेन से साइन करता है। सारा गलती से जुनत से टकरा गई, मगर जुनत का खून खौल उठा। वार्निंग साइन वार्निंग साइन वार्निंग। जीनी और एलेक्स का सीन देखने के लिए। साथ ही सारा जल्दी शिफ्ट होगी पार्क पैलेस और यूनिवर्सिटी। कोष्टक। तारांकन क्या करेगा कायरव सारा को घर में ना देख। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 34 ब्लास्ट जुनिट्स क्रूअल्टी। सारा को बेहूदगी भरी हरकतें करता देख नरुत बहुत गुस्सा हो चुका था। सारा उसे अंधाधुन फायरिंग करता देख डर के मारे कांप रही थी। वो रोते हुए अपने ऊपरी कपड़ों के हुक खोलते हुए बोली, प्लीज रुक जाए, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपको रोकेंगे नहीं, हम उफ तक नहीं करेंगे, प्लीज रुक। सारा की हरकत देख नरुत का गुस्सा बेहद बढ़ गया। उसे बेड से खड़ा करते हुए नरुत चिल्लाया, कैंडी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका हाथ जो सारा को थप्पड़ मरने वाला था हवा में रुक गया। सारा बेहिसाब रो रही थी। अपने आप को किसी आदमी के सामने फेंकना उसे बुरा लग रहा था। सारा को श्रग पहनाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में थाम नरुत बोला, आज कर दिया कैंडी, आगे से कभी सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बॉडी के पीछे भाग रहा हूं? फिर सारा के आंसू पोंछते हुए रुआसी आवाज में कहता है, तुम क्यों उस लड़के के करीब गई? अरे पागल लड़की, मुझे गुस्सा आता है तब मैं कपड़े उतारता हूं। सारा उसे हैरानी और खुशी में देखते हुए बोली, मतलब आप मेरे साथ वो सब करने के लिए कपड़े नहीं खोल? उद्धरण चिन्ह। नो कैंडी, आई डोंट वॉन्ट योर बॉडी, यू नो वॉट। सारा के आंसू पोंछते हुए नरुत आगे बोला, यूर स्माइल इज मोर प्रेशियस देन योर बॉडी। क्या सच में कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है? वो कायरव जी सिर्फ हमें नोचना चाहते थे और इन मिस्टर को हमने मौका दिया हमारा यूज करने का, फिर भी ये। सारा रोते हुए नरुत के आंसू पोंछते हुए बोली, हमें लगा आप हमारे दोस्त हारू को मारने का ऑर्डर दे रहे थे। नरुत रुआसी आवाज में, मुझे माफ कर दो कैंडी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम्हारे ऊपर। नरुत को गिल्ट फील होता है, स्वीट कैंडी तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो सब कर रही थी और मैं उस पर चिल्लाया, हाउ कुड आई डू दिस। नरुत की अच्छाई देख सारा का दिल भर आया। वो बिना कुछ सोचे नरुत के गले लग गई। इतने हैवानों के बीच एक फरिश्ते जैसा इंसान जो उसके बारे में सोच रहा है। प्यार के नाम पर जिस्मों का बाजार चलाने वाली इस दुनिया ने नरुत जैसे लोग भी होते हैं सोच नरुत के लिए उसके दिल में इज्जत बेहद बढ़ गई। हम वैसी लड़की नहीं है, बस हमें डर लगा कहीं आप उनकी तरह। अपनी बात कहते हुए सारा रुक गई। वही नरुत अपनी जगह पर जम गया, शायद उसने सारा की बात सुनी नहीं। सारा के आंसू अपने खुले सीने पर महसूस कर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए नरुत बोला, आई एम सॉरी कैंडी, प्लीज फॉरगिव मी। सारा रोते हुए पीछे होकर नरुत के आंसू अपनी कोमल उंगली से हटाते हुए बोली, आप तो हमसे ज्यादा रोतलू है। आंसू का टैंकर हमारे पास नहीं आपके पास है। कहते हुए सारा हल्का मुस्कुराई।
उसकी प्यारी मुस्कान देख नरुत बोला, योर स्माइल इज टू अडोरेबल बेबी। सारा हंसना बंद करके चेहरे पर आ रही जुल्फे कान के पीछे करते हुए मासूम नजरों से नरुत को देखती है। सारा को नजरें चुराता देख नरुत जल्दी से पैंट पहन सारा को रूम से बाहर ले जाते हुए बोला, रोना मत कैंडी, एंजॉय करना दोस्तों के साथ, पर किसी के ज्यादा क्लोज मत जाना। उसकी आखिरी बातों में वार्निंग थी। सारा हाँ में गर्दन हिला कॉरिडोर से आगे बढ़ने वाली थी। अचानक नरुत उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, जल्दी मिलना कैंडी। रूम नंबर नहीं पूछ रहा, बिकॉज मुझे किस्मत पर यकीन है हम जल्दी मिलेंगे। नरुत की खुली बॉडी से सारा की पीठ टच हो रही थी, जिससे सारा कांप गई। नरुत उसके गाल को चूमते हुए बोला, वैसे बड़ी हॉट दिख रही थी केनी में। उफ, रुक क्यों गया मैं, है ना कैंडी, रुकना नहीं चाहिए था ना। जो सुन सारा पीछे मुड़ नरुत को बड़ी बड़ी आंखों से देख जल्दी भाग गई। दीवार से टिक नरुत अपने धड़कते दिल पर हाथ रख सारा को इस उम्मीद में देखता है, एक बार तो पलट जाएगी। सारा पीछे मुड़ नरुत को देखती है, जो सिर्फ एक पैंट में दीवार से टिक प्यारी मुस्कान देते हुए बालों में हाथ घुमा रहा था। अपनी जुल्फे कानों के पीछे करते हुए सारा भाग गई, और यहाँ नरुत जमीन पर बैठ गया। सारा की अदा देख उसके पैर खड़ा नहीं रह सके। पूल के पास पहुंच अपने चुन्नू मुन्नू के डैडी को देख जीनी सारा के रूम में भाग गई थी। शाम को कार रेसिंग ट्रैक जाएंगे, फ्री पास मिले हैं। इतना कह जीनी सारा को हक करते हुए सो गई, जो देख हारू जल भून गया। वॉशिंगटन पैलेस के टेरेस पर पहुंच विहान लुसिफर को देखता है, जो कॉफी पी रहा था। चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ विहान पैसों से भरा बैग आगे करते हुए बोला, सौदा करेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो। लुसिफर उम्र 55 साल, डरावनी आंखें जिन्हें देख विहान को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर लुसिफर को गुस्सा आ गया। आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी मर्जी के बिना बैठने की। लगता है कुछ ज्यादा ही भरोसा है तुम्हें खुद पर। लुसिफर विहान को देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अफसोस डील तो पेंडर के साथ फाइनल हो चुकी है। तुझे मेरी जमीन इस जन्म में नहीं मिलेंगे। चले जाओ यहाँ से, जवान खून हो। किसी लड़की की चीखें निकलवाने का छोड़ क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहे हो। बस ये बात बोलकर उसने ब्लूबेरी की याद दिलाते हुए विहान का गुस्सा बढ़ा दिया। लुसिफर को जाता देख विहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे है आज, गिफ्ट तो लेते जा। फोन में चल रही वीडियो देख लुसिफर सुन्न हो गया, जिसमें विन के बॉडीगार्ड उसकी बेटी को पिट रहे थे और जुनत आराम से बैठकर तमाशा देख रहा था। लुसिफर रोते हुए पेपर साइन करके बोला, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। साइन किए हुए पेपर बैग में रखते हुए विहान टेढ़ा मुस्कुराकर जुनत को मैसेज भेजने के बाद सख्त आवाज में बोला, तेरी बेटी आजाद है। एक बात कान खोलकर सुन ले, पैंडर कभी विहान रायजादा से जीत नहीं सकता। लुसिफर चिल्लाया, तू सिर्फ विहान रायजादा है। अंडरवर्ल्ड में 2 किंग्स है, वी और पैंथर। एक दिन जरूर उनकी मदद से तुझे खत्म करूंगा लड़के। विहान आगे बढ़ते हुए टेढ़ा मुस्कुराया, ये आदमी थोड़ा पागल है क्या। पैंथर से कह रहा है पैंथर की मदद से उसे खत्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ विहान का मैसेज देख जून लड़की को छोड़ने का ऑर्डर देते हुए विला से निकल रहा था। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ बोली, तुम मेरे टाइप के हो हैंडसम। आज तक तुम्हारे जैसा मर्द नहीं देखा, मुझे आज रात खुश कर दो। मुंह मांगी कीमत मिलेगी, एक रात में दीवाने हो जाओगे मेरे। जुनत टेढ़ा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ एक जोरदार लात उस लड़की के पेट पर मारकर बोला, मुझे खरीदेगी। हाँ, तेरी औकात नहीं है BTCH। फिर जमीन पर पड़ी लड़की की मेकअप से सनी शक्ल देख बोला, जुनत रायजादा को अपना दीवाना कर सके ऐसी लड़की अभी तक पैदा नहीं हुई। तुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए ना। कुछ बोलने के लिए लड़की में जान नहीं बची थी इतनी जोरदार किक खाकर। जुनत का इशारा समझ 50 बॉडीगार्ड उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। विला से बाहर निकल कार के बोनेट पर बैठ जुनत टेढ़ा मुस्कुराते हुए उस लड़की की चीखें सुन गुस्से में बोला, सब लड़कियां घटिया होती है, एक वो औरत थी जिसने मेरी माँ का हक छीनने के लिए उन्हें मार डाला। सबकी सब मिनी होती है। कार स्टार्ट करते हुए जुनत खुद से, जो BTCH मेरे करीब आने की कोशिश करेगी, प्रोमसाइल के एलह। विहान को मैसेज सेंड कर जुनत लड़की की दर्दनाक चीखों को इग्नोर कर जुनत हैलोइन रिजॉर्ट निकल गया। वॉशिंगटन पैलेस से निकल जुनत का मैसेज, दैट BTCH इज नो मोर। आई एम गोइंग टू क्रैक कैरव ब्रोज डील। पर विहान टेढ़ा मुस्कुराया जैसे समझ गया हो जुनत ने क्या किया उस लड़की के साथ। पैंडर का कोई आदमी हेल्प के लिए नहीं आया। जो सुन लुसिफर गुस्से में था। तभी कुछ गीली चीज आसमान से गिरता देख सब चौंक गए। उसके यार्ड में पेस्टिसाइड छिड़क रहे एरोप्लेन पैलेस के ऊपर क्यों उड़ रहे थे। पेस्टिसाइड की स्मेल लेते हुए लुसिफर घबराकर चिल्लाया, इट्स नॉट पेस्टिसाइड, इट्स पेट्रोल डैम इट। तभी आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन में पैंथर नाम देख लुसिफर को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। क्या विहान रायजादा ही पैंथर है, कहते हुए लुसिफर पछताने लगा। लुसिफर विहान के पैर पकड़ माफी मांगना चाहता था, गिड़गिड़ाना चाहता था। विहान आगे बढ़ टेढ़ी मुस्कान देकर बोला, मेरी ब्लूबेरी की याद नहीं दिलानी चाहिए थी तारानकन्मी ने। अब अपनी बेटी के पास पहुंच। कहते हुए उसने पीछे लाइटर जलाकर पीछे फेंक दिया। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ करोड़ों का पैलेस राख में मिल गया।
विहान के जाते ही एक आदमी झाड़ियों से निकल पैंडा को मैसेज भेजता है, एवरीथिंग वॉज हैपेंड अकॉर्डिंग टू आउट प्लान बॉस। सभी काम निपटा कर कायरव सारा के रूम में पहुंच उसे बेड पर ना देख थोड़ा परेशान हो गया। जेली तो प्रॉब्लम पर है, इस लड़की को आराम करना चाहिए, पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए वॉशरूम में भी सारा को ना देख कायरव गुस्से से भर गया। यू आर अगेन मिस्टेक इन जेली एंड दिस टाइम आई वोंट स्पेयर यू। कहते हुए वो पार्क पैलेस की ओर निकल गया। वही अयुमी इस वक्त रेसोर्स के टेरेस पर बैठ खाली आंखों से आसमान को देखते हुए वंचित से बोली, वंचित मुझे दृश्य की कंपनी दोबारा शुरू करनी है। वंचित, दृश्य सर की कंपनी। अयुमी लैपटॉप में रूम और रावीन की कंपनी डिटेल्स पढ़ते हुए बोली, डायमंड। वॉट? द डायमंड एम्परर के ओनर दृश्य सर थे। वंचित को इतना चौंकता देख अयुमी शांति से बोली, दृश्य ने जिस दिन शादी के लिए प्रोपोज किया, कंपनी मेरे नाम कर दी थी। वंचित ठान लेता है अयुमी को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहेगा। कमजोर लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं होती। रूम और रावीन बहुत पावरफुल है, उन्हें हराना है तो पावरफुल होना जरूरी है। वंचित ने इन 2 सालों में बहुत पैसे कमाए, क्योंकि उम्मीद थी उसके दिल में अयुमी जरूर कोमा से बाहर आएगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे पहुंच गए। कॉरिडोर से चलते हुए अयुमी की ड्रेस एक ट्रॉली में फंस गई, जिसे निकालते हुए अयुमी फाड़ देती है। वही रूम, जुनत के रूम में जाते हुए जानी पहचानी लड़की देख अपनी जगह पर जम गया। लड़की की बैक साइड देख रूम की सांसें थम गई। माय सनशाइन कहते हुए रूम उस और बढ़ गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 35, हारू की फिक्र। उम्मीद करती हूँ दोगले रीडर्स नोवेल से 10 फीट दूर ही रहे। पढ़कर चले जाते हैं, अपना ओपिनियन तक नहीं बताते। सारा को सोता देख हारू आगे बढ़ जीनी को उठाते हुए रूम से बाहर जाने का इशारा करता है। जीनी चिढ़ते हुए धीमी आवाज में, क्या है? तू निकल, सारू मेरी है, उसके पास में सोऊंगी। जीनी के चेहरे को ब्लैंकेट में लपेट हारू जबरदस्ती उसे खींचते हुए रूम के बाहर छोड़ते हुए बोला, चल अब अपने रूम में सोना। जीनी चिढ़ते हुए ब्लैंकेट से सर निकालकर कहती है, सारू के साथ तू एक रूम में नहीं रुकेगा, कहीं कुछ कर दिया तो। हारू को अपने आप को इतनी गुस्से में घूरता देख जीनी से कपकाते हुए बोली, वो तुम दोनों जवान खून हो ना, कहीं कुछ। रूम का डोर बंद कर हारू बोला, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम जाओ अपना जूजू ढूंढो। जूजू नाम सुन जीनी के गाल लाल हो गए। एलेक्स और अपनी करीबी याद कर चीनी शर्माते हुए आगे बढ़ गई। चुड़ैल शर्माते हुए कितनी अजीब दिखती है, कहते हुए खिड़की से सारा का मासूम चेहरा देख हारू अपने कमरे में चला गया। रूम अयुमी तक पहुंच पाता तब तक अयुमी वहां से निकल गई। अयुमी को कॉरिडोर में ना देख रूम रुआसी आवाज में कहता है, फिर से मेरा वहम निकला, प्लीज लौट आओ अयुमी, अब जीने का दिल नहीं करता। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बरस गए। वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज रूम, आप यहाँ। जुनत रूम के पास पहुंच जल्दी से गले लगते हुए बोला। बड़ी सफाई से आंसू साफ करते हुए रूम ने कहा, कहाँ घूम रहे हो जूनी? कायरव की डील के पेपर संभाल कर रखे हैं ना? हॉल में दाखिल होते हुए जुनत बोला, हाँ चाचू, सब सही से रखा है, और आपको पता है 3 डॉगी भी मौजूद थे रखवाली करने के लिए। रूम का हैरानी भरा चेहरा देखा जुनत कुछ कह पाता तभी एक तकिया उसके मुंह पर फेंकते हुए एलेक्स चिल्लाया, क्या बोला डॉगी? रुक तुझे बताता हूँ। संचित और नरुद भी पॉपकॉर्न खाते हुए जुनत को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। एलेक्स को पिकाचू वाले बॉक्सर में देख रूम हंसते हुए वजह पूछते हैं, ये क्या अजीब स्टाइल है एलेक्स? कुछ भी कहो, बड़े फनी लग रहे हो। वो मेरे है, पर देखिए ना रूम। एलेक्स लौटा नहीं। कहते हुए संचित रुक गया। उसकी आंखों में एक घाइन थी रूम के लिए। संचित वहां से जाने वाला था, आखिर क्यों रूम को देखना चाहेगा? आज वंचित उसका बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह सिर्फ रूम है। उसकी मासूम अयुमी दीदी को दिन रात जानवरों जैसे ट्रीट करने वाला यही शख्स था। उन्हें इग्नोर कर जुनत रूम में पहुंच सामने का नजारा देख शॉक होकर चिल्लाया, व्हाट द हेल? जो सुन सभी भागते हुए रूम में पहुंच गए। रूम, संचित और एलेक्स भी सामने का नजारा देख शॉक होते हुए बेग खोलकर देखते हैं, जहां कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे। जुनत बौखलाते हुए दोबारा बेग चेक करते हुए पूरा कब्बड़ छान मारता है। विहान और जुनत की फटी हुई फोटो देख रूम का खून खौल गया। संचित मिरर पर चिपकी नोट देख चौंकते हुए, ओ शीट, इस पर क्या लिखा है? सरप्राइज कैसा लगा? आर यू फाइंडिंग योर सनशाइन इन डार्कनेस मिस्टर क्रूल? पर मिलेगी नहीं। जहां सूरज की आखिरी किरण खत्म होगी वहां भी नहीं मिलेगी। लेट द ग्लोरी बिगिंस एज ऑफ पार्क किंगडम। नोट के आखिर में मिडल फिंगर बनाई थी, साथ ही एक पैंडा भी बना था, जो देख जुनत गुस्से में नोट फाड़ते हुए चिल्लाया, आई विल किल दिस पैंडा। एलेक्स चिढ़ते हुए बोला, व्हाट रबिश? क्या लिखा है? सनशाइन, डार्कनेस। इसकी फिंगर तो मैं काट दूंगा, मिल जाए कभी। नोट पढ़कर रूम की धड़कनें बढ़ गई। ये लाइंस तो रूम अयुमी को सजा देते वक्त, उसे जबरदस्ती हासिल करते वक्त बोलता था, जिसके बारे में सिर्फ रूम अयुमी जानते हैं, और वंचित को गलती से पता लगा था। जल्दी जेजू आइलैंड पहुंचने के लिए कायरव जेट में बैठने वाला था, तभी फोन पर बिजनेस पार्टनर्स की बात सुन वो बौखला गया। वॉट पेपर नहीं पहुंचे?
जुनत का कॉल आता देख कायरव शांति से बोला, जुनी पेपर्स कहाँ है और अब तक पहुंचे क्यों नहीं? जुनत बिना किसी भाव के बोला, इट वॉज अ ट्रैप। पैंडर ने जानबूझकर हमें जेजू आइलैंड वाले प्रोजेक्ट में फंसाया। कायरव की आंखें लाल हो गई। जुनत ने आगे कहा, काय ब्रो, आपने कल रात प्रॉपर्टी डील साइन कर ली। कायरव गुस्से में चिल्लाया, ओ नंबर, मैंने उसे बेइज्जत करके भेज दिया था। पैंडर को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस अननोन आईडी वाले इंसान को उसने जमीन बेची वो पैंडर होगा। उद्धरण चिन्ह। जुनत डरावनी आवाज में, आई प्रोमिस यू ब्रो, पैंडर को बहुत तड़पाते हुए नर्क भेजूंगा। जुनत फोन रख विहान और अपनी फोटो जोड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा एक फोटो अलग होने से मैं और बड़े अलग हो जाएंगे? यू आर फ्राइकिंग लूजर पैंडर। बड़ा मैटर नहीं है, तुम कार रेसिंग करने जाओगे, इसलिए अभी आराम कर लो। एलेक्स और संचित को देखते हुए रूम बोला। संचित बिना रूम की शक्ल देखे कॉरिडोर में निकल गया। तभी सामने से आती जीनी को देख उसका खून खौल उठा। जीनी को रूम में खींचते हुए संचित चिल्लाया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं लड़की, तेरी वजह से मुझे जायदाद से बेदखल करने वाले हैं मेरे इकलौते देव। जीनी को लगा ये सपना है। आए दिन एलेक्स और संचित के सपने आने से जीनी सही से सो नहीं पाती। जीनी नींद में बड़बड़ाते हुए, तुम पिकाचू वाले शैतान, सोने दो मुझे, जाओ यहां से, जाओ मेरे सपने से, नहीं तो तोड़ दूंगी तुम्हें। जीनी को खुद के हैंडसम फेस और हॉट बॉडी को इग्नोर करता देख संचित उसके होठों के करीब बड़ पागल हो चुका था। उसका मन कह रहा था जीनी को खा जाए। संचित जीनी को किस कर पाता, तभी जीनी उसके हाथ को काटने के बाद नींद में चलते हुए लॉबी में पहुंच खाली सोफा देख धड़ाम से लेट गई। वही संचित पागलों की तरह अपने खून रिस रहे हाथ को घूरते हुए चिल्लाया, आह लड़की, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कायरव जेट से निकल सीधा कंपनी पहुंच दूसरी डील्स क्लिक करने लगा। मगर बहुत जगह सबने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी जगह पर साइन कर चुके थे। इस डील और प्रॉपर्टी के जाने से कायरव को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस मिस्टर पार्क के गालों पर चाटा पड़ा, जिससे कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक 2 कौड़ी का शख्स जिसकी उसने शक्ल तक नहीं देखी, वो पैंडर कैसे कायरव से जीत सकता है? कायरव को सारा को भी दबोचना था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए जाने की? मिस्टर पार्क का इतना लॉस रिकवर होने दे, फिर तुझे देखता हूँ जल्दी। कहते हुए वो काम में लग गया। एक तसल्ली थी उन्हें, लुसिफर की जमीन से बहुत फायदा होने वाला था मिस्टर पार्क को। वही पैंडर डार्क रूम में मौजूद बिग स्क्रीन में जुनत के रूम की लाइव फुटेज देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए उस नीली आंखों वाली बिल्ली को दूध पिला रहा था। हर बार की तरह उसकी बॉडी का एक पार्ट तक दिख नहीं पाता। जीनी को सरेआम लॉबी में सोया देख अभी और हारू उसे उठाते हुए रूम में ले गए। दोनों की कुटाई लगाने के बाद जीनी बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, एक तो वो चुन्नू मुन्नू के पापा रात भर सोने नहीं देते और कभी कभी वो पिकाचू वाला शैतान। आगे से मेरी नींद खराब की तो दोनों को तोड़ दूंगी। बेचारे असमंजस में एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। लगता है मासूमों को टूटने का मतलब नहीं पता। और चुन्नू मुन्नू के पापा, कौन चुन्नू मुन्नू कौन पापा? क्या जीनी शादीशुदा है? जीनी का गुस्सा देखकर पूछेंगे, इतना सोच दोनों भाग गए। शाम का वक्त। सारा की नींद खुलते ही उसे नरुद का इनोसेंट बिहेव याद आता है। पहली बार एक नेचुरल स्माइल आती है उसके चेहरे पर अचानक कायरव का बैड टच, उसका बुरी तरह घूरना, सारा के साथ जो वारदात हुई उससे याद करके वो रो पड़ती है। रोते हुए सारा अपने शरीर को रगड़ते हुए बोली, हम गंदे हैं। नहीं, हम उन अच्छे इंसान से दूर रहेंगे, वो गंदे हो जाएंगे हमारे पास होने से। का हीरो की हरकतें सारा के दिलो दिमाग पर बेहद गहरा असर छोड़ चुकी थी। नरुद जैसे अच्छे इंसान को सारा कोई झूठी होप नहीं देना चाहती, इसलिए उससे दूर रहने का सोचती है। नरुद की कही बात, कैंडी अपनी आंखें हमेशा झुकाकर क्यों रखती हो, जो याद करके सारा एक कड़वी मुस्कान देती है। सारा के रूम के बाहर पहुंच जीनी बोली, सारू 2 घंटे बाद कार रेसिंग ट्रैक निकलना है। जो सुन सारा अपनी रुआसी आवाज नॉर्मल करते हुए बोली, हम नीचे पहुंच जाएंगे दीदू। जो सुन जीनी चाहते हुए अपने रूम में पहुंच नोटी फिल्म देखने लगी। ये बंदा कितना हॉट है, पर इससे ज्यादा तो मेरे वो हॉट है। कहते हुए तकिए में मुंह धंसा जीनी ब्लश करने लगी। टीवी से आती अजीब आवाजें सुन जीनी मुंह बना बनाकर सब कुछ देख एलेक्स और खुद को वैसे सोचकर जीनी को खुद पर बेहद ज्यादा शर्म आ रही थी। वह इतना खराब कैसे सोच सकती थी? क्या मुझे चुन्नू मुन्नू के डैडी चाहिए इस वक्त? इतना सोच जीनी ठंडे पानी से मुंह धोने लगी। अपने रूम में पहुंच नोट पर लिखी बात याद करते हुए खुद से बोला, जहां सूरज की आखिरी किरण खत्म होगी वहां भी नहीं मिलेगी। आइलैंड पर आखिरी बार सूरज की किरणें बीच पर। अयोमी का रूम। अयोमी दोपहर से वंचित से ऑफिस का काम सीख रही थी, जो देख वंचित को काफी खुशी हुई। आखिर उसकी अयोमी टेंशन छोड़ काम में मन लगा रही है। पिछले कुछ सालों में रूम, रावीन और खुद उसने भी अयोमी की जिंदगी नर्क से बदतर बनाई थी। पहले तीनों ने उसे कॉलेज में बुली किया, दूसरे लड़कों से बुली करवाया, अजीब अजीब पनिशमेंट दी, जो बात वंचित को थोड़ा बुरा फील कराती थी, पर वो उतना भी अच्छा नहीं था। अयोमी की बॉडी में धीरे धीरे उसके दिल में चाहत पैदा हो गई अयोमी को हासिल करने की। मगर अयोमी को हासिल करने से पहले वंचित उसके प्यार में पागल हो चुका था।
पर अयुमी और रूम दोनों एक हो चुके हैं। ये बात पता चलते ही वंचित को इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। उसने अपनी जलन और गुस्से में चलते पूरी रात किसी हैवान की तरह अयुमी को नोचा था। अयुमी को वापस उदास होता देख वंचित उससे सी साइड जाने को कह में भी 5 मिनट में आया। इतना पीछे के रास्ते से उसे समंदर की ओर भेजता है। पैंडा का आया मैसेज, उसे समंदर पसंद है, पानी देखेगी तो शांति मिलेगी, इसलिए उसे बाहर घूमने दो। देख वंचित को बहुत अजीब लगा, आखिर कौन है जिसे अयुमी के बारे में इतना सब कुछ पता है। तभी उसे याद आया कुछ दिन पहले उसने पैंडा के कहने पर खुद वीडियो बनाकर अयुमी और उसके साथ हुई शिप वाली बात बताई थी। मगर चारों के बीच कॉलेज में लव क्वाड्रिलैटरल कैसे बना कोई नहीं जानता सिवाय उन चारों के। वहीं दूसरी ओर रूम अपने रूम में पहुंच नोट पर लिखी बात याद करते हुए खुद से बोला, जहां सूरज की आखिरी किरण खत्म होगी वहां भी नहीं मिलेगी। आइलैंड पर आखिरी बार सूरज की किरणें बीच पर दिखाई देती है। ओ नो, कहीं मेरी अयुमी बीच पर तो नहीं, कहीं पैंडा मेरी मदद तो नहीं कर रहा। इतना सोच रूम शर्ट पहनते हुए रूम से निकल गया। वहीं रावीन को एक पार्सल मिला था जिसके ऊपर पैंडा का लोगो था। चिट्ठी में लिखा था, वांना फाइंड योर मिल्की वे, सॉरी यू वोंट बी एबल टू सी हर अगेन, एज टुडे सन इज गोइंग टू वैनिश फ्रॉम योर आईज, शी विल वैनिश द सेम। उद्धरण चिन्ह, अपनी मिल्की वे को ढूंढना चाहते हो, सॉरी पर तुम कभी उसे दोबारा देख भी नहीं पाओगे। जैसे सूरज आज तुम्हारी नजरों से दूर हो जाएगा उसी तरह वो लड़की भी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रावीन चिल्लाते हुए चिट्ठी फाड़ पाता तभी उसे याद आया इस चिट्ठी में एक मैसेज है, जिसे समझ रावीन शर्ट पहन बिना देरी किए बीच जाने के लिए रूम से निकल गया। वहीं पैंडा सीक्रेट रूम में रावीन और रूम की फोटो पर क्रॉस मार्क का निशान बनाकर अयुमी की फोटो देखते हुए सारा की फोटो में चाकू घोंप देता है। अयुमी धीरे धीरे रेत पर अपने छोटे छोटे पैरों से निशान बनाते हुए वंचित और अपनी दोस्ती का पहला दिन याद करती है जब वंचित उसे बीच पर ले गया था। दोनों ने बहुत एंजॉय किया था। लगा नहीं था वंचित वो सब तुम्हारी एक साजिश थी। कभी कभी लगता है तुमसे अच्छे तो वो रूम और रावीन है। आखिर जैसे है वैसे ही बिहेव करते थे, मगर तुम। कहते हुए अयुमी समंदर के पास घुटने मोड़कर बैठ गई। अयुमी को इतना उदास देख वंचित उदास होकर खुद को कोसते हुए रिजॉर्ट में मौजूद पैंडा के रूम की ओर बढ़ने वाला था, तभी रूम को बाहर जाता देख वो घबरा गया। वंचित पलटकर रूम में जाने वाला था तभी दूसरी साइड से रावीन को रिजॉर्ट से बाहर जाता देख परेशान हो गया। ओ नो, मेरी अयुमी तो बीच के पास है, कहते हुए वंचित उनके पीछे भागा। बीच के पास पहुंच रूम आसपास जोर जोर से सनशाइन आवाज देकर अयुमी को बुलाने लगा। वही रावीन भी मिल्की वे तुम कहाँ हो गैलेक्सी, प्लीज एक बार मिल जाओ बेबी। दोनों साइड से यहां वहां अयुमी को ढूंढते हुए रूम और रावीन एक दूसरे से टकरा गए। दोनों के चेहरे बिल्कुल सख्त नहीं हुए, जैसे दोनों अपनी दुश्मनी भूल कुछ पल अयुमी को ढूंढने में लगे थे। रावीन सामने भागते हुए चिल्लाया, माय गैलेक्सी गैलेक्सी रुक जाओ गैलेक्सी। रूम भी अब तक सब और छान चुका था, अयुमी को बस सामने देखना बाकी था, इसलिए दोनों कुछ पल भागते हुए एक जगह रुक सामने का नजारा देख अपनी जगह पर जम गए। वक्त जैसे दोनों के लिए थम गया था। अयुमी उस ओशन कलर स्कर्ट और व्हाइट क्रॉप टॉप में बिल्कुल उनकी एंजल लग रही थी। पिछले 4 साल से अयुमी की एक झलक तक रावीन न देखी नहीं। वही रूम की मानो जान निकलने वाली थी सांसें न ले पाने की वजह से। वंचित एक पेड़ के पीछे खड़े होकर गुस्से में अपने बाल नाचते हुए बोला, नहीं अयुमी को बचाना होगा, ये शैतान कभी नहीं बदल सकते, मेरी अयुमी को और दर्द सहने नहीं दूंगा। इतना सोच वंचित आगे बढ़ गया। अयुमी शांत समंदर को देखते हुए पिछले 5 सालों में जो बुरी चीजें उसके साथ हुई सब याद करते हुए रो रही थी। तभी एक साथ 2 जानी पहचानी आवाजें सुन अयुमी का बदन सुन्न पड़ गया। रावीन रोते हुए चिल्लाया, तुम मिल गई मुझे रूम, सनशाइन मेरी सनशाइन मुझे मिल गई। इतना कह दोनों अयुमी की ओर भागने लगे। इन्हीं हैवानों ने उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनाई थी, जिन्हें देख अयुमी कांप गई। वंचित जो अयुमी की ओर बढ़ रहा था अपनी जगह पर थम गया। बस 15 कदम की दूरी पर थी तीनों लड़कों की मोहब्बत। पहली बार देखी हुई अयुमी और आज की अयुमी में बहुत फर्क था। उसकी मुस्कान गायब थी, आंखों में खालीपन। भले है सुंदरता नहीं बदली, वो आज भी उतनी ही सुंदर थी। उसका बदन और आकर्षक हो गया था, मगर उसकी खाली आंखें देख रूम, रावीन और वंचित की दुनिया हर बढ़ते कदम के साथ रुक रही थी और आंखें बेहिसाब दर्द लिए बरस रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे तीनों की सांसें मानो थम गई और अपनी जिंदगी खत्म होती सी नजर आ रही थी उन्हें। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।